नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुप्रशंसित और कालजयी कृति को करेंगे, जो कि है क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। ये जो आत्मकथा है, क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा को कितने भागों में बांटा है, ध्यान रखेंगे, 4 खंडों में विभाजित किया है। इन्होंने अपनी आत्मकथा को कितने खंडों में? 4 खंडों में। पूछा जाता है प्रश्न, ध्यान रख लीजिएगा। 4 खंडों में विभाजित है। पहला क्या है? पहला जो भाग है जिसे हमें पढ़ना है, क्या भूलूं क्या याद करूं, ठीक है, जो कि हमारे सिलेबस में लगा भी हुआ है और यहाँ से तमाम प्रश्न बनते हैं यूजीसी नेट की परीक्षा में या फिर अन्य जिस भी परीक्षा में ये लगा हुआ है, वहाँ से तमाम चीज़ें, यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। बहुत बारीक तरीके से देखेंगे और बहुत परीक्षा उपयोगी दृष्टि से देखेंगे ताकि हमारा परीक्षा में कोई प्रश्न ना छूटे। 4 खंडों में विभाजित है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। पहला है क्या भूलूं क्या याद करूं। दूसरा जो है वो है नीड़ का निर्माण फिर। नीड़ का निर्माण फिर। पहले मैं बता देती हूँ क्या क्या किस किस खंड का उन्होंने नाम दिया है और साथ ही उन्होंने ये नाम दिया क्यों है, इस पर भी हम थोड़ी चर्चा कर लेंगे ताकि हमारे दिमाग में वो चीज़ें रह जाए। बहुत लोगों को पता तो होगा कि 4 खंडों में बटा है और 4 खंडों में क्या क्या खंडों में बटा है ये भी पता होगा सबको, लेकिन क्यों नाम दिया गया है ये सारी चीज़ें, ये बहुत कम ही लोगों को जानकारी होगा। तो हम आज वो सारी चीज़ें भी जान लेंगे। बसेरे से दूर। चौथा है 10 द्वार से सोपान तक, ठीक है, सोपान तक। अब ये इसका प्रकाशन वर्ष भी ध्यान रखना है क्योंकि प्रकाशन वर्ष भी पूछा जाता है। क्या भूलूं क्या याद करूं कब है? 1959 में। ये ध्यान रख लीजिएगा, इसका प्रकाशन वर्ष क्रम से लगाने के लिए देता है। नीड़ का निर्माण फिर 1970, बसेरे से दूर 1978, 10 द्वार से सोपान 1985, ठीक है। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा है। इसके पहले जो भाग हम पढ़ चुके हैं जिसमें हम मुर्दहिया, एक कहानी यह भी, आवारा मसीहा, ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, जिसमें आवारा मसीहा जीवनी है, मुर्दहिया क्या है, आत्मकथा है, क्या भूलूं क्या याद करूं लेखक की आत्मकथा है। ये सारी चीज़ें हम बहुत बारीकी से पढ़ चुके हैं और मैं बता चुकी हूँ कि जीवनी और आत्मकथा में क्या अंतर है। अगर वो सब वीडियो आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, परीक्षा उपयोगी दृष्टि से बनाया गया है वीडियो। अब हम बात करते हैं, आज हमारा जो विषय है उस पर हम केंद्रित रहेंगे। केवल 4 खंडों में विभक्त है। क्या क्या नाम है? क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक, ठीक है। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये तो आपके सिलेबस में ही लगा है, तो ये तो आपको प्रकाशन वर्ष ध्यान रख ही लेना है। कितना में है? 1969, ठीक है। 1969 में प्रकाशन वर्ष है। क्या भूलूं क्या याद करूं। फिर नीड़ का निर्माण फिर, उसके 1 वर्ष बाद 1970, बसेरे से दूर 1978 और 10 द्वार से सोपान तक 1985, ठीक। जब ये जो रचना जब प्रकाशित हुई थी तो एक तरह से मैं कहूँ इतनी बेबाक तरीके से उन्होंने, हरिवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा को लिखा है। जब हम आगे पढ़ते जाएंगे तो आप उस बिंदुओं को देखेंगे कि अपने जीवन की सभी घटनाओं को बेबाक तरीके से वो प्रस्तुत करते हैं, जिससे ये हिम्मत बहुत कम लेखकों में होती है इस प्रकार अपने जीवन को पूर्णतः पाठक के सामने खोल के रखने की। जो कार्य किया है हरिवंश राय बच्चन ने, जिससे क्या होता है आत्मकथा के क्षेत्र में या कहूँ साहित्य के क्षेत्र में ही एक हलचल ला देते हैं। हलचल लाने का कार्य किया है किसने? हरिवंश राय बच्चन ने। और किसके माध्यम से? तो
अपनी आत्मकथा के माध्यम से, जो किस नाम से है, क्या भूलूं क्या याद करूं के नाम से है। ठीक है, अब ये ध्यान रखेंगे कि इसमें क्या भूलूं कि याद करूं, चूंकि ये 4 खंडों में विभक्त है, तो किस समय के जीवन को आधार बनाया है उन्होंने क्या भूलूं कि याद करूं को रचना में। तो इन्होंने अपने जीवन की घटना, अपना जो आरंभिक जीवन है उनका, वहाँ से आरंभ करते हैं और अपनी पत्नी, आगे हम पढ़ेंगे सारी चीज़ें, अपनी पत्नी श्यामा तक की मृत्यु तक का वर्णन है। ठीक है, अपनी पत्नी श्यामा की मृत्यु तक का वर्णन जो है इसमें किया गया है। लेखक की पहली पत्नी है श्यामा, जो कि क्षय रोग से पीड़ित होती है, टीबी से पीड़ित होती है और उसका असामयिक देहांत हो जाता है, निधन हो जाता है। आगे हम पढ़ेंगे ये सारी चीज़ें। इसके साथ ही इसमें क्या क्या और क्या चीज़ें हैं मैंने बताया। ये अपने जीवन के आरंभिक जीवन से लेकर अपनी पत्नी श्यामा की मृत्यु तक का वर्णन है। किसमें, क्या भूलूं कि याद करूं में। ठीक है, और ये जो परीक्षा है दिसंबर 2025 का यूजीसी नेट, इसमें पूछा गया है कि लेखक जो हैं कितने वर्ष के होते हैं या फिर कब उनका श्यामा से विवाह होता है। तो ध्यान रख लीजिएगा कि हरिवंश राय बच्चन का श्यामा से विवाह लड़कपन में होता है। ठीक है, जिसमें हरिवंश राय बच्चन की आयु कितनी है, हरिवंश राय बच्चन जो है 19 वर्ष के हैं। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन की आयु कितनी है, 19 वर्ष है, और श्यामा की आयु कितनी है, 14 वर्ष की है। ठीक है, तो पूछा गया प्रश्न है कि किस अवस्था में श्यामा से विवाह होता है लेखक का। उसमें ऑप्शंस है, पौढ़ावस्था में है, लड़कपन में है, जवानी में है, इस टाइप के बहुत से ऑप्शंस हैं वहाँ पर। तो लड़कपन में हुआ है, और साथ में वर्ष भी ध्यान रख लीजिए, कितने वर्ष के थे, 19 वर्ष के। श्यामा कितने वर्ष की थी, 14 वर्ष की। ठीक है, इसके साथ ही क्या भूलूं कि याद करूं में और क्या क्या चीज़ें चित्रित हैं। तो इसके साथ ही ये ध्यान रख लीजिएगा कि उन्होंने आरंभ में ही अपनी जाति, अपने वंश की उत्पत्ति, ठीक है, उसका परिचय दिया है, उसके गुण, उसके दुर्गुणों का परिचय दिया है। ठीक है, आरंभ में ही अपनी पुस्तों का वर्णन करते चलते हैं। ठीक है, जो कि हरिवंश राय बच्चन, हम आगे पढ़ेंगे, 7वीं पीढ़ी के हैं। इसके बहुत आरंभ से वो परिचय देते चलते हैं। वो हरिवंश राय बच्चन 7वीं पीढ़ी के हैं। उसके पहले मनसा से इनकी पीढ़ी जो आरंभ होती है, वहाँ से ये वर्णन करते चलते हैं। तो क्या आरंभ में इनके वंश की उत्पत्ति आदि के संबंध में इन्होंने चर्चा की है। ठीक है, उसके बाद उनका जो जन्म होता है, उसके बाद जो उनकी माता होती है सुरसती या प्रताप नारायण मिश्र, किस प्रकार हरिवंश राय बच्चन का जन्म होता है उसका वर्णन है। हरिवंश राय क्यों रखा गया है, इसका भी वर्णन है। हरिवंश राय क्यों रखा गया है, क्योंकि उनकी माता इनके जन्म के समय हरिवंश पुराण पढ़ा करती थी, इसलिए उनका नाम क्या रखा गया है, हरिवंश। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे रही हूँ, ध्यान रख लीजिएगा कि हरिवंश राय बच्चन का नाम हरिवंश क्यों रखा गया है, क्योंकि उनकी माता जो कि सुरसती या फिर सरस्वती, ठीक है, सरस्वती का बिगड़ा हुआ रूप क्या है, सुरसती, अपभ्रंश का रूप है सुरसती। ठीक है, उनकी माता हरिवंश राय बच्चन की जो माता है सुरसती, वो हरिवंश पुराण का पाठ किया करती थी। ठीक है, जब हरिवंश राय बच्चन गर्भ में थे तब, इसी से उनका नाम क्या रखा गया है, हरिवंश। अब ये बच्चन कहाँ से आया, ये ध्यान रखेंगे कि इनकी जाति किस जाति की है, तो किस जाति के हैं हरिवंश राय बच्चन, तो ध्यान रखेंगे कायस्थ जाति के हैं। ठीक है, तो वहाँ से इनका बच्चन नाम कहाँ से पड़ता है, तो ये ध्यान रख लीजिएगा कि इनका बचपन में लोग इनके बच्चन बच्चन कह के बुलाते थे। ठीक है, तो वही इनका नाम आ गया है, नाम पड़ा बच्चन। ठीक है, ये उनका कोई सरनेम नहीं है। ठीक है, जो भी ये छोटे थे तो इनको लोग क्या कहते थे, बच्चन बच्चन। ठीक है, तो वहीं से इनको बच्चन नाम पड़ा। और इसके साथ ही बच्चन ने अपनी बाल्यावस्था, पारिवारिक जीवन, उनका शैक्षिक जीवन, किशोरावस्था में
करकल से निकटता, ठीक है। फिर करकल की जो पत्नी होती है चंपा, उसके प्रति भी लेखक आकर्षित होते हैं, उसका वर्णन करते हैं। फिर श्यामा से इनका विवाह होता है और किस प्रकार फिर श्यामा की मृत्यु होती है, ये आदि आदि चीज़ें इसमें वर्णित हैं। ठीक, हम आगे पढ़ते चलेंगे परीक्षा उपयोगी दृष्टि से। ये रहा हमारा क्या भूलूं क्या याद करूं में विषय। ठीक है, आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा क्या क्या चीज़ें इसमें वर्णित हैं। अब है नीड़ का निर्माण फिर। तो नीड़ का निर्माण फिर में जैसा कि मैंने बताया क्या भूलूं क्या याद करूं में क्या होता है, श्यामा का निधन हो जाता है। ठीक है, श्यामा उनकी पत्नी जो कि बहुत ही एक तरह से समझदार, ठीक है, जो कि लेखक को अपना उसको श्यामा को किसी ने 100 रुपये दिए थे कि तुम अपने लिए गहने बनवा लेना, तो वो क्या करती हैं, लेखक को भेज देती है। जब चिट्ठी पत्री जब होने लगती है उनके मध्य, आरंभ में क्या होता था ना, पहले होता था कि विवाह करने के तुरंत बाद जो बहू है घर में नहीं आ जाती है, ठीक है, नहीं आ जाती थी, तो उसमें क्या होता था, गौना का एक रिवाज था। तो वैसे ही होता है हरिवंश राय बच्चन के साथ, श्यामा आती नहीं है किंतु विवाह के बाद पत्राचार आरंभ हो जाता है। वहीं से श्यामा जो है उनको 100 रुपये भिजवाती है, जो कि श्यामा को किसी रिश्तेदार ने दिया था सोने की कुछ चीज़ें बनाने के लिए। ठीक है, वो उनको 100 रुपये हरिवंश राय बच्चन को भिजवाती है, और इसलिए भिजवाती है ताकि वो अपना एडमिशन करवा सके। और किस कहाँ एडमिशन करवाते हैं हरिवंश राय बच्चन, ये भी ध्यान रख लीजिएगा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं श्यामा कितनी समझदार थी। इसके साथ ही हम आगे भी पढ़ेंगे कि श्यामा जब हरिवंश राय बच्चन के जो छोटे भाई होते हैं उनके विवाह में भी अपनी सारी जो जेवर होते हैं, जेवर आदि होते हैं, वो उनके भाई की बहू को दे देती है ताकि इज्जत बच जाए परिवार का। तो इस तरह से आगे हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अब नीड़ का निर्माण फिर में क्या विषय, हालांकि ये हमारा यूजीसी नेट में पूछता नहीं है, लेकिन अब पढ़ रहे हैं तो थोड़ी सी चीज़ें यहाँ भी जान लेते हैं कि नीड़ का निर्माण फिर में जब श्यामा का निधन हो जाता है तो लेखक क्या होते हैं, बहुत क्षुब्ध होते हैं। ठीक, और क्षुब्ध होते हैं, किंतु उनकी आर्थिक स्थिति उस प्रकार की नहीं होती है कि वो बैठकर इन सारी चीज़ों का याद करें। ठीक है, तो फिर उसको अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए उनको अपने मन को स्थिर करते हैं वो। ठीक, और साथ ही कविता पाठ आदि करने लगते हैं। ठीक है, और साथ ही अपनी पढ़ाई भी आरंभ कर देते हैं। ठीक है, एमए की पढ़ाई आरंभ कर देते हैं। उसी समय उनकी मुलाकात होती है किससे, तेजी बच्चन से, जो कि उनकी दूसरी पत्नी है। ये ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तेजी बच्चन का जिक्र पहले क्या भूलूं क्या याद करूं में नहीं है। ठीक है, तेजी का जिक्र कहाँ से आता है, नीड़ का निर्माण फिर में। अगर प्रश्न पूछ लेता है कि तेजी बच्चन जो कि उनकी दूसरी पत्नी है, क्या उसका जिक्र है क्या भूलूं को याद करूं में, तो नहीं है। श्यामा की मृत्यु तक का वर्णन है। श्यामा कौन है, उनकी पहली पत्नी। ठीक, तो नीड़ का निर्माण फिर में क्या होता है, लेखक अपने आप को स्थिर करते हैं श्यामा की मृत्यु के बाद, साथ ही अपनी पढ़ाई आरंभ कर देते हैं, अपनी एमए की पढ़ाई आरंभ कर देते हैं, और साथ ही कविता पाठ आदि करने लगते हैं। ठीक, और इसी दौरान उनकी मुलाकात किससे होती है, तेजी बच्चन से, और उनके साथ उनका विवाह होता है। और अमिताभ राय बच्चन, आप लोग तो परिचित होंगे, बहुत ही बड़ी शख्सियत है। तो अमिताभ राय बच्चन और अजीत बच्चन से उनके 2 पुत्र होते हैं। ठीक है, और जो कि इसी से उनका क्या होता है, नीड़ का निर्माण होता है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि नीड़ का निर्माण आखिर शीर्षक की क्या सार्थकता है। अब है बसेरे से दूर। बसेरे से दूर में क्या है, तो बसेरे से दूर जो है इनकी आत्मकथा का तीसरा भाग है। और आप लोग को पता ही होगा कि इन्होंने पीएचडी कहाँ से किया है, ध्यान रख लेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बसेरे से दूर में बात कर रही हूँ, हम बसेरे से दूर पे बात कर रहे हैं टॉपिक पर। मैं लिख लेती हूँ, बसेरे से दूर, जो कि हरिवंश राय बच्चन ने पीएचडी कहाँ से किया है, कैम्ब्रिज से। ठीक है,
कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से ये इन्होंने पीएचडी किया है। और किस पर? इन्होंने अंग्रेजी साहित्य पर पीएचडी किया है। ठीक है, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। ठीक, और इसके साथ ही किसके साहित्य पर किया है, अगर ये प्रश्न पूछ लिया जाए तो ये भी ध्यान रख लीजिएगा। अंग्रेजी में किसके साहित्य पर किया है? डब्ल्यू बी इट्स, इनके साहित्य पर उन्होंने अपना शोध कार्य किया है। और कहाँ से पीएचडी किया है? कैम्ब्रिज से। तो वही जो पीएचडी करने के लिए वो भारत छोड़कर, एक तरह से कहूँ, या अपना घर छोड़कर जो जाते हैं, बसेरा छोड़कर जो जाते हैं, उसका जिक्र किस में है? बसेरे से दूर में है। ठीक है, और 10 द्वार से सोपान तक में क्या है, जो कि उनका अंतिम खंड है। इसमें क्या होता है? तो इसमें 6 साल तक जो है वो राज्यसभा के सदस्य भी मनोनीत होते हैं। हरिवंश राय बच्चन, उसका जिक्र है। ठीक है, साथ ही विदेश मंत्रालय में जो है ये हिंदी के पद पर थे, उसका जिक्र आता है। ठीक है, इसके साथ ही जो अपने बहुओं के साथ इन्होंने जीवन बिताया, उसका जिक्र इसमें आता है। ठीक, तो आप लोग समझ गए होंगे शीर्षक की सार्थकता क्या क्या है और क्या क्या चीज़ें इसमें वर्णित हैं। चलिए अब आते हैं हम अपनी क्या भूलूं कि याद करूं पर। सबसे पहले देख लेते हैं पात्र। पात्रों पर बहुत प्रश्न बनता है, ये ध्यान रख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, पात्र में सबसे पहले आते हैं मिट्ठू लाल। मिट्ठू लाल कौन? ये कौन है? नायाब कोतवाल थे। मिट्ठू लाल बच्चन के परदादा थे। परदादा मतलब बच्चन के पिताजी, फिर बच्चन के पिताजी के पिताजी के पिताजी, इस टाइप से। ठीक है, बच्चन के पिताजी का आगे नाम आएगा। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग देख पाएंगे कि बस ये ध्यान रख लीजिए मिट्ठू लाल कौन है? बच्चन के परदादा हैं। जैसा कि मैंने बताया कि वो अपने वंश के बारे में बहुत, उसकी उत्पत्ति आदि के बारे में चर्चा करते हैं, तो वहाँ से ध्यान रखने की ज़रूरत है कि मिट्ठू लाल जैसा कोई पात्र किस में आया है। मिट्ठू लाल पात्र जो है क्या भूलूं कि याद करूं में है। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न बनते हैं, और अगर बारीक से बारीक चीज़ों पर ध्यान नहीं रखा गया जाए तो गलत होता है प्रश्न। उन्होंने ही इसका कई खंडों का विशाल पुश्तैनी मकान बनवाया था, जो गरीबी के समय पर थोड़ा थोड़ा करके बिकता रहा। अब ये मिट्ठू लाल जो है ना, उनके जो परदादा थे, उस समय लेखक के घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी। ठीक है, ये जो है देखेंगे तो आप लोग, ये पैदल नहीं चलते थे, घोड़े आदि पर सवारी करते थे। ठीक है, और घर इन्होंने क्या बनवा लिया था? पुश्तैनी किला बना लिया था। ठीक है, राधा कहती है कि इनके भाई ने क्या बनाया? किला बना लिया है, कि आधा ला फिर ला, तो किला बना लिया था। तो इससे समझ सकते हैं कि इनकी घर की आर्थिक स्थिति क्या है? ठीक थी। और साथ में कोतवाल थे भी। किंतु धीरे धीरे उन मिट्ठू लाल के जो पुत्र हैं, उनसे फिर उसके बाद उनके जो पुत्र हैं, यानी बच्चन के पिताजी से आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब होने लगती है, और क्या होता है, नीलाम करने की भी नौबत आने लग जाती है। इनके घर की आर्थिक स्थिति क्या होती है? धीरे धीरे खराब होने लग जाती है, जो कि वही बताया गया है कि गरीबी के समय क्या होता है, थोड़ा थोड़ा घर जो है इनका बिकने लग जाता है। ठीक है, अब घर बनवाने का कार्य किया था किसने? मिट्ठू लाल ने। ठीक, अब राधा का बहुत बार जिक्र आया है, तो ध्यान रख लीजिएगा कि मिट्ठू लाल की बहन है। कौन? राधा। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण पात्र है, इसका बहुत बार जिक्र आएगा, हम आगे भी पढ़ेंगे। तो कौन है? मिट्ठू लाल की बहन है। राधा अपना घर छोड़कर भाई मिट्ठू लाल के यहाँ रहने आ गई थी। अपनी मृत्यु के कुछ समय पूर्व तक वह इसी परिवार के साथ रही। अब यहाँ से थोड़ी राधा की कहानी सुन लीजिए कि क्या होता है राधा के साथ। पहले के ज़माने में स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी थी नहीं, तो राधा का जब विवाह होता है तो कुछ समय बाद उसके पति का निधन हो जाता है। ठीक है, तो विधवा हो जाती है। आज से लगभग 100 वर्ष पीछे
जाएंगे या फिर उससे थोड़ा और पीछे जाएंगे तो विधवाओं को देखेंगे तो एक तरह से अशुभ माना जाता था। ठीक है, उनको ना रसोई में जाना है, ना उनको घर में उठकर सबसे पहले कोई उनका शकल देखना चाहता है। इस तरह के बहुत अमानवीय प्रथाएं जो थीं वो क्या थी, विधवाओं के साथ प्रचलित थीं। ठीक है, अब ना वो घर में रह सकती है, खुलेआम घूम सकती है। ये मीरा के संदर्भ में भी आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार उसको यातना दी जाती थी। ठीक है, तो वही जब राधा की जब पति का निधन हो जाता है तो उनको प्रताड़ित किया जाता है, तो वो घर छोड़कर आ जाती हैं। ठीक है, और अपनी मृत्यु के कुछ समय तक कहाँ किसके साथ रहती है, इसी परिवार के साथ रहती है। ठीक है, उसके बाद आएगा राधा की पुत्री महारानी का जिक्र। महारानी के साथ भी ऐसी ही चीज़ें होती हैं, उसके भी पति का निधन हो जाता है, फिर उसे प्रताड़ित किया जाता है। फिर महारानी की पुत्री आएगी बुद्धि, उसके साथ भी ऐसा ही होता है। आगे हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। भोलानाथ, भोलानाथ कौन? भोलानाथ है मिट्ठू लाल के पुत्र। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, भोलानाथ कौन है? मिट्ठू लाल के पुत्र। भोलानाथ संतोषी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। लंबे समय तक ललितपुर में, कहाँ? ललितपुर में, बहुत महत्वपूर्ण है, एक एक चीज़ महत्वपूर्ण बता रही हूँ, ध्यान रख लीजिएगा। लंबे समय तक ललितपुर में जेल दरोगा रहने के बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी और वापस इलाहाबाद आ गए। कहाँ आ गए थे? इलाहाबाद आ गए थे। ठीक है, और कहाँ इन्होंने नौकरी की है? ललितपुर में। किस चीज़ की नौकरी? जेल दरोगा की नौकरी। भोलानाथ हैं कौन? मिट्ठू लाल के पुत्र और हरिवंश राय बच्चन के दादा कह सकते हैं। ठीक है, आप कह सकते हैं क्या? दादा। ठीक है, महारानी कौन? महारानी राधा की पुत्री। ठीक, राधा कौन? जिसके पति का असामयिक निधन हो जाने के कारण उसे प्रताड़ित किया जाता है। ठीक उसी प्रकार की स्थिति महारानी की भी होती है। ठीक है, उसके भी पति का निधन हो जाता है और उससे भी प्रताड़ित किया जाता है, तो वह भी छोड़कर कहाँ जाती है? वह छोड़कर, जैसे कि राधा की जिम्मेदारी किसकी थी? राधा की जिम्मेदारी मिट्ठू लाल की थी, तो महारानी की जिम्मेदारी किसकी हो गई? भोलानाथ की। ठीक है, उसी प्रकार बुद्धि आएगी। बुद्धि की जिम्मेदारी लेखक के पिता की होगी। ध्यान रखते चलेंगे, महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, छोटे छोटे चीज़ें हैं, ध्यान रखना पड़ेगा आप लोग को। अब महारानी है कौन? देख लीजिए। महारानी भी अपने पति का घर त्याग आई। अंतिम समय में पारिवारिक झगड़े के कारण वह घर से चली गई। अंत में परिवार में कुछ समस्याएं आने लगती हैं, तो उससे वो घर छोड़ देती है, घर छोड़कर चली जाती है और कसम खाई कि लौट कर वह देहरी पर पाँव नहीं रखूंगी। राधा भी इसके साथ चली जाती है और वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। महारानी बाद में किसी कार्यक्रम में आती भी है तो देहरी के बाहर ही रहती है। होता क्या है ना कि कुछ कुछ चीज़ें, अब बड़ा परिवार था इतना, तो नोक झोंक तो होगा ही, तो उससे महारानी क्रोधित हो जाती है। ठीक है, और वो क्या बोल के जाती है कि अब घर में मैं घुसूंगी ही नहीं। तो पर्व में आती भी है, किसी कार्यक्रम में आती ही भी है, तो क्या रहती है? वो देहरी के बाहर ही रहती हैं। कौन? महारानी। ठीक, आगे चलते हैं। बुद्धि। बुद्धि कौन? महारानी की पुत्री। ध्यान रख लीजिएगा, महारानी की पुत्री का क्या नाम है? बुद्धि। तुलसी। तुलसी कौन? भोलानाथ की पुत्री। ध्यान रखेंगे, भोलानाथ कौन? लेखक के दादाजी। ठीक है, भोलानाथ पे किसकी जिम्मेदारी थी? महारानी की। ठीक है, प्रताप नारायण, ये महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर तो जो भी पात्र हैं वो सारे ही इम्पॉर्टेंट हैं। प्रताप नारायण भोलानाथ के पुत्र व बच्चन के पिताजी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। भोलानाथ के पुत्र का क्या नाम होता है? भोलानाथ के पुत्र का नाम है प्रताप नारायण। यानी हरिवंश राय बच्चन का क्या नाम है? हरिवंश राय बच्चन के पिताजी का नाम है प्रताप नारायण। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रख लेंगे। और प्रताप नारायण पर किसकी जिम्मेदारी होती है? बुद्धि की। जैसे कि तीन लोग हैं, तीनों के साथ एक ही घटनाएं घटती हैं। राधा,
फिर महारानी और बुद्धि। ठीक है। राधा राधा किसकी जिम्मेदारी बन जाती है आकर? मिट्ठू लाल की। ठीक है, जो परदादा होते हैं मिट्ठू लाल। महारानी किसकी जिम्मेदारी बन जाती है? मिट्ठू लाल के पुत्र। मिट्ठू लाल के पुत्र कौन? भोलानाथ की। उसी प्रकार बुद्धि किसकी जिम्मेदारी होती है? बुद्धि जो जिम्मेदारी होती है वो प्रताप नारायण की। ठीक है, आई होप कि आप लोग को चीज़ें समझ आ रही होंगी। सुरसती, सुरसती जो कि सरस्वती का बिगड़ा रूप है। ठीक है। बच्चन की माँ बच्चन की माँ बड़े परिवार की थी और शिक्षित थी। बच्चन पर उनका गहरा प्रभाव पड़ा। जो सरस्वती थी वो बड़े परिवार से थी और बच्चन पर इनका प्रभाव पड़ता है। साथ में धार्मिक प्रवृत्ति की थी, तो बहुत सी धार्मिक पुस्तकें भी पढ़ाया करती थी, पढ़ती थी बच्चन के साथ। ठीक है। आगे हैं मंगल पंडित। मंगल पंडित कौन है? मंगल पंडित बच्चन परिवार के सहृदय थे और गाढ़े वक्त में साथ खड़े रहे थे। कौन? मंगल पंडित। ठीक है। अब ये सुंदर कौन है? सुंदर जो है मंगल की पत्नी है। महत्वपूर्ण पात्र है मंगल, ध्यान रखेंगे। क्यों आगे मैं बताती हूँ क्यों ये पात्र को लाया गया है आप लोग के बीच। अब ये करकल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। करकल कौन है? मंगल का पुत्र। ठीक है। मंगल का पुत्र करकल। मंगल जो कि एक सहृदय व्यक्ति था और लेखक के परिवार के गाढ़े वक्त का साथी था। उसकी मंगल की पत्नी का क्या नाम था? सुंदर। मंगल के पुत्र का क्या नाम था? करकल। ठीक है। करकल बचपन का अभिन्न मित्र था। ध्यान रख लीजिएगा। उसका विवाह चंपा से हुआ था। किसका विवाह चंपा से हुआ था? तो करकल जो है उसका विवाह किससे हुआ था? चंपा से हुआ था। उसकी मृत्यु बारिश में भीगने के कारण असमय हो जाती है। करकल जो होता है बारिश में भीग जाता है, जिसके कारण उसको तेज ज्वर कफ आदि हो जाता है, तो उससे क्या होता है? उससे उसकी मृत्यु हो जाती है। और ये चंपा भी बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र है। चंपा कौन है? करकल की पत्नी। चंपा कौन? करकल की पत्नी। चंपा एवं बच्चन में करकल के मृत्युपरांत प्रेम संबंध उपजता है। ध्यान रख लीजिएगा। चंपा जो कि करकल की पत्नी है, किंतु करकल के मृत्यु के बाद बच्चन और चंपा में क्या होता है? प्रेम संबंध उपजता है। ठीक है। वह गर्भवती हो जाती है तो सुंदर को लेकर बद्रीनाथ चली जाती है। सुंदर कौन है? उसकी सास। ठीक है। और करकल की माँ उसे लेकर कहाँ चली जाती है? बद्रीनाथ चली जाती है। वहाँ कड़ी यातनाएं झेलती है। इस दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र है चंपा। पूछा गया है कि चंपा जो है किस आत्मकथा के पात्र है, किसके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो ये किसके जीवन में? हरिवंश राय बच्चन के। ठीक है। और पत्नी किसकी है? ये ध्यान रखनी है। पत्नी जो है ये करकल की पत्नी थी। ठीक है। श्यामा जो है बच्चन की पहली पत्नी, जो कि एक तरह से बहुत ही उनकी सहायता करती है हरिवंश राय बच्चन की। श्यामा समृद्ध परिवार की पुत्री थी जिसका विवाह बच्चन से जानकर कराया था। श्यामा के स्वभाव ने बच्चन के निराश जीवन को पुनः प्रेम से भर दिया। श्यामा के स्वभाव ने, क्योंकि श्यामा स्वभाव से बहुत ही अच्छी थी। श्यामा को क्षय रोग हो जाता है। ध्यान रख लीजिएगा कि श्यामा की मृत्यु होती किससे है? क्षय रोग से। क्यों होती है? क्योंकि जो श्यामा की माँ होती है ना, उसको भी क्षय रोग होता है। ठीक है। तो उसकी सेवा करती थी श्यामा, तो वहाँ से वो भी ग्रसित हो जाती है क्षय रोग से। और पहले के ज़माने में ना क्या होता था कि महिलाएं जो हैं वो बीमार भी होती थी तो बताती नहीं थी। ठीक है, कि ये चीज़ें हो रही हैं, तो वैसे मुझे सर्दी है, ज़ुकाम है, आदि मुझे समस्याएं हो रही हैं कुछ, तो बताया नहीं जाता था। ठीक है। आपकी भी दादी
यहाँ तक कि मम्मियों में भी ये सब सारे गुण पाए जाते हैं अभी भी। तो वैसी ही थी कौन? श्यामा। क्षय रोग हो जाता है किंतु वो किसी को बताती ही नहीं है और कई वर्षों तक यातनाएं भोगती रही। क्यों यातनाएं भोगती? क्योंकि वो बताती ही नहीं थी कि उसको कुछ बीमारी है। बच्चन को भी क्षय रोग होता है तो वह उसकी बड़ी सेवा करती है। ये ध्यान रखेंगे कि बच्चन, हरिवंश राय बच्चन भी ना क्षय रोग से पीड़ित हो जाते हैं, ये भी ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। जिस दिन बच्चन स्वस्थ होते हैं उस दिन वह खाट पकड़ लेती है और पुनः स्वस्थ नहीं होती। अब जो यहाँ पे ना वो तो पहले से ही बीमार होती ही हैं। कौन? श्यामा, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि वो किस रोग से बीमार होती है, तो श्यामा जो है वो क्षय रोग से पीड़ित होती है, ठीक है। और 1936 में ध्यान रख लीजिएगा कि श्यामा का जो निधन होता है कब होता है? 1936 में। महत्वपूर्ण है, जिस प्रकार यूजीसी नेट का पैटर्न बदल रहा है तो हो सकता है पूछ लिया जाए, तो ध्यान रख लीजिएगा कि श्यामा कब? 1936 में, ठीक है। वो छोड़कर चली जाती है। आगे देखते हैं। शालिग्राम कौन? बच्चन के छोटे भाई। उनका क्या नाम है? बच्चन के छोटे भाई का नाम है शालिग्राम, ठीक है। और इनका जब विवाह होता है, शालिग्राम का जब विवाह होता है तो श्यामा अपने सारे जेवर किसको दे देती हैं? शालिग्राम के विवाह के लिए दे देती है श्यामा, ठीक है। शिव कुमार सिंह ये बहुत महत्वपूर्ण पात्र है, साथ ही नागरिक प्रचारणी सभा के कौन है? संस्थापकों में एक रहे हैं। कौन? शिव कुमार सिंह, ध्यान रखिएगा। और हिंदी विभाग के डिप्टी इंस्पेक्टर हैं। अब यहाँ एक प्रसंग आता है, मैं बता देती हूँ अभी ही। उस समय जो बच्चन सिंह हिंदी नहीं पढ़ते थे, ठीक है। किंतु एक दिन सत्यदेव परिव्राजक का क्या होता है? भाषण होता है, ठीक है। उनका व्याख्यान होता है। तो हरिवंश राय बच्चन उस व्याख्यान से इतने प्रभावित होते हैं कि वो हिंदी पढ़ने की ठान लेते हैं, ठीक है। तो उस समय हिंदी कोई यूं ही नहीं ले सकता था। उसके पहले क्या होता था कि हिंदी विभाग में जो डिप्टी कलेक्टर हैं, डिप्टी इंस्पेक्टर हैं, उनसे आपको एक तरह से परमिशन लेने की आवश्यकता पड़ती है। तो वही उस समय डिप्टी इंस्पेक्टर होते हैं शिव कुमार सिंह, और इनको पत्र लिखकर हरिवंश राय बच्चन अनुमति मांगते हैं हिंदी पढ़ने की, ठीक है। और उनको परमिशन मिल जाता है। तो शिव कुमार सिंह जो कि हिंदी विभाग के डिप्टी कलेक्टर रहे थे उस समय, जो कि उनको हिंदी सीखने की एक तरह से परमिशन दे देते हैं। स्वामी सत्यदेव परिव्राजक, जैसा कि मैंने बताया कि इनका ही व्याख्यान सुनकर, इनके बहुत से महत्वपूर्ण रचनाएं आप लोग को याद भी होगा, तो इन्हीं का व्याख्यान सुनकर हिंदी की ओर प्रेरित होते हैं, ठीक है, आकर्षित होते हैं हरिवंश राय बच्चन। चम्मा कौन? चम्मा, अब यहाँ पे भी एक और कहानी सुन लीजिए कि हरिवंश राय बच्चन के जन्म के पहले उनकी माता के दो बच्चे का निधन हो चुका होता है, ठीक है। तो उस समय ना एक टोटका आदि प्रचलित हुआ करता था कि बच्चा जन्म होता है, अगर बच्चे की मृत्यु हो जा रही है तो क्या करो कि उसको दे दो, बच्चे को सौंप दो, किसी को बेच दो, इस तरह से, ठीक है। तो वही हरिवंश राय बच्चन को 5 पैसे में बेचा जाता है, ठीक है। किसको? चमारिन होती है जिसको लेखक चम्मा कह के बुलाते हैं उसको, ठीक है। इन्हीं को बेच दिया जाता है हरिवंश राय बच्चन को। शैल कुमारी कौन है? शैल कुमारी है बच्चन की बहन, ठीक है। उनका क्या नाम है? शैल कुमारी। इसके साथ ही उनकी एक और बहन होती है भगवान देई, ठीक है। किंतु उनका निधन हो जाता है। वो भी पात्र ध्यान रख लीजिएगा। विश्वनाथ प्रसाद कौन है? बच्चन के अंग्रेजी ट्यूटर, बच्चन के अंग्रेजी पढ़ाते थे। अब यहाँ पर भी एक और कहानी सुन लीजिए
कि बच्चन को पहले ये निःशुल्क नहीं पढ़ाया करते थे, ठीक है। किंतु जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा कि आर्थिक स्थिति प्रताप नारायण के समय इतनी खराब हो जाती है कि उनके पिता, बच्चन के पिता, ये ट्यूशन आदि का पैसा नहीं दे पाते हैं, ठीक है। तो वो पत्र लिखवा देते हैं और बच्चन के हाथों भेज देते हैं मास्टर को। तो उसमें लिखा होता है कि मैं आर्थिक स्थिति से बहुत तंग आ चुका हूँ, अब मैं ट्यूशन का फीस नहीं दे सकता हूँ, आप मुझे माफ़ कीजिएगा, ठीक है। तो वो पत्र लिखकर भेजते हैं, आकर बोलते हैं कि आप निश्चिंत रहिए, जब तक बच्चे पढ़ेंगे तब तक मैं पढ़ाऊँगा और निःशुल्क पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो आते भी हैं और पूरा निःशुल्क पढ़ाते हैं उनके परिवार के बच्चों को, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र हैं। आज कल ऐसे शिक्षकों को देखना एकदम नहीं है प्रायः कि निःशुल्क पढ़ा दिए जाएं, है ना। तो ये निःशुल्क पढ़ाते हैं जब बच्चन के घर की स्थिति ठीक नहीं होती है तब, और बच्चन के घर आकर पढ़ाते हैं, ठीक है, ध्यान रख लेंगे। विश्वनाथ प्रसाद, लेकिन पढ़ाते क्या है, अंग्रेजी, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अन्य पात्र में है महंगिनिया का जिक्र ना तब आता है जब राधा जो है, जब उनके भाई भोलानाथ जब ललितपुर चले जाते हैं दरोगा बनकर, तब वहाँ बच्चे का जन्म होता है, यानी प्रताप नारायण मिश्र का जन्म होता है। प्रताप नारायण का मिश्र नहीं, माफ़ कीजिएगा, प्रताप नारायण का जन्म होता है। तो उस बच्चे को देखने के लिए वो महंगिनिया के साथ निकल पड़ती है राधा, ठीक है। तो वही महंगिनिया का जिक्र है। साथ में लक्ष्मीनिया, मनसा कौन, ये ही पहले इंसान थे जो इलाहाबाद आए थे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। यही इनके पीढ़ी के पहले मनुष्य हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्या नाम है, मनसा। इन्हीं को बच्चन क्या मानते हैं, अपनी पीढ़ी का पहला मनुष्य मानते हैं। या फिर कहते हैं ना कि अब पीढ़ी किस प्रकार आगे बढ़ी, तो पीढ़ी का पहला आगे बढ़ाने वाला कौन है, तो वो कौन है, मनसा, ठीक है। गणेश प्रसाद, जिसको गंसी चाचा कहते थे, कौन, बच्चन, ठीक है। इसके अलावा रामचरण शुक्ल बहुत ही आत्मीय स्वभाव के व्यक्ति थे और लेखक के घर से इनका बहुत अच्छा संबंध था। और जब आर्थिक स्थिति प्रताप नारायण के घर की सही नहीं होती है तो ये उनको क्या देते हैं, 500 रुपये दे देते हैं कि अपने घर की मरम्मत करवा लो। उस समय 500 रुपये बहुत ही बड़ी बात होती थी, है ना। इसके साथ ही श्री कृष्ण, प्रकाशो, इसके अलावा यशपाल। श्री कृष्ण कौन है, ये भी ध्यान रख लीजिए। तो श्री कृष्ण जो है ना, वो एक क्रांतिकारी लेखक है, ठीक है। जब लेखक रचना करने लगता है, ठीक है, तो बहुत से क्रांतिकारी लेखक क्या थे, वहाँ पे आने लग गए थे लेखक के घर, ठीक। तो वही श्री कृष्ण कौन है, क्रांतिकारी लेखक हैं। इसके साथ ही एक और पात्र का नाम आता है यशपाल, बिल्कुल वही यशपाल जो आप लोग समझ रहे हैं, जिनकी रचना झूठा सच लगा भी हुआ है हमारे सिलेबस में, ठीक है। जो कि कौन थे, क्रांतिकारी लेखक थे, है ना। और उन्हीं की प्रेमिका होती है प्रकाशो, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण ये सारी चीज़ें मैं बता रही हूँ। इसके अलावा महेश मुक्त, राजनाथ पांडे, जो महत्वपूर्ण है उसको मैंने बता दिया है कि कौन कौन से महत्वपूर्ण पात्र हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। ये सारे जितने भी पात्र हैं, जितनी भी कहानियाँ हैं, वो सारी ध्यान रख लीजिएगा। सारांश देख लेते हैं, ठीक है। बच्चन ने आत्मकथा के 3 भाग का नाम जीवन की आपाधापी में निर्धारित किया था, जो कि बसेरे से दूर नाम से प्रकाशित हुआ। तीसरे भाग का नाम क्या था,
जीवन की आपाधापी नाम से निर्धारित किया था। ठीक है, जो कि किस नाम से प्रकाशित हुआ? बसेरे से दूर। और बसेरे से दूर में मैंने बताया आप लोग को कि क्या है, इसमें जो वो कैम्ब्रिज पढ़ने चले जाते हैं उसका जिक्र है, और साथ ही वो वहाँ पर पीएचडी करते हैं। ये जो जितनी भी चीज़ें हैं इसका जिक्र किस में है? बसेरे से दूर में है। क्या भूलूं को याद करूं में हरिवंश राय बच्चन ने, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है। क्या भूलूं के याद करो में हरिवंश राय बच्चन ने अपने परदादा के समय से बात आरंभ करते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी जीवन चित्र प्रस्तुत करते हुए अपनी कथा तक आते हैं। कहाँ से? अपने परदादा के समय से बात आरंभ होती है। और इनके परिवार के जो सबसे पहले व्यक्ति हैं वो क्या नाम है उनका? मनसा। ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और पीढ़ी दर पीढ़ी वर्णन करते हुए अपनी कथा तक आते हैं। तो लेखक की जो पीढ़ी है वो कौन सी पीढ़ी है? 7वीं पीढ़ी, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। लेखक का जिसमें हरिवंश राय बच्चन की पीढ़ी आती है वो 7वीं पीढ़ी है, ठीक है। इसमें जीवन के पूर्वार्ध का चित्रण प्राप्त होता है। जैसे कि मैंने बताया कि बहुत सी चीज़ों, जाति, उसमें वंश परंपरा सबका जिक्र करते चलते हैं। बच्चन पूरी ईमानदारी से अपनी बात रखते हैं। वे करकल और उसकी पत्नी चंपा से अपने अनुराग का चित्रण करते हैं। जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि उसकी जो पत्नी है उससे प्रेम हो जाता है करकल के निधन के बाद हरिवंश राय बच्चन को, ठीक है। और ये जो प्रसंग है बहुत लोगों को नहीं पता था, किंतु किस प्रकार वो बेबाक तरीके से वर्णन करते हैं, जिसके कारण क्या आता है, एक आत्मकथा के क्षेत्र में या कहूँ साहित्य के क्षेत्र में एक तरह से हलचल ही ला देते हैं, ठीक है, अपनी आत्मकथा के माध्यम से हरिवंश राय बच्चन। चंपा से अपने अनुराग का चित्रण करते हैं तो अपनी प्रथम पत्नी श्यामा से अपने प्रेम का अंकुरण भी दिखाते हैं। इनकी प्रथम पत्नी श्यामा, इनका निधन किस बीमारी से हुआ था आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट में। बच्चन की आत्मकथा से उस समय की क्रांतिकारी गतिविधियों की सरगर्मी का आभास होता रहता है। जैसे कि मैंने बताया कि उनका जो जुड़ाव, लेखक जो है, सभी लेखक आपस में सभी को जानते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया कि किस क्रांतिकारी का जिक्र है, श्री कृष्ण का जिक्र है, यशपाल का जिक्र है, साथ ही प्रकाशों का जिक्र है, जिससे यशपाल का विवाह होता है आगे चल के, जो कि कौन होती है, वो भी क्रांतिकारी होती है, ठीक है। तो क्रांतिकारी लेखकों की का भी जिक्र चलता है इस ये आत्मकथा में, ठीक है। श्यामा से विवाह और उसकी मृत्यु तक की कथा कहकर बच्चन बात को विराम देते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि उनके जीवन के आरंभ से लेकर किसका जिक्र है, श्यामा से विवाह तक का जिक्र है, जिसमें तेजी बच्चन का उल्लेख नहीं है। तेजी बच्चन का उल्लेख किस खंड में आता है, तो ध्यान रखेंगे तेजी बच्चन का उल्लेख नीड़ का निर्माण फिर में है, ठीक है। अब गांव का उल्लेख, किस गांव का उल्लेख है, तो अमोढ़ा का गांव का उल्लेख है। अमोढ़ा के बाबूपट्टी गांव का उल्लेख है, ध्यान रख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। अमोढ़ा के बाबूपट्टी गांव में इनके जो आरंभ में ये इनका जो एक तरह से मैं कहूँ खानदान है, वो कहाँ रहता था, अमोढ़ा के बाबूपट्टी में, ठीक है। हरिवंश राय बच्चन पहल अमोढ़ा गांव का जिक्र करते हैं। सबसे पहले इन्होंने किसका जिक्र किया है, अमोढ़ा गांव का। किंतु बाद में जो है इनका परिवार कहाँ चला जाता है, इलाहाबाद चला जाता है। और किंतु आरंभ में किस गांव का जिक्र करते हैं, अमोढ़ा गांव का, ठीक है। अमोढ़ा गांव का जिक्र किस रचना में आया है, बहुत से ऑप्शंस आ जाए, जिसमें आ जाए राग दरबारी, गोदान, क्या भूलों के याद करूँ, मुर्दहिया, ये सारी चीज़ आ जाए तो कौन सा होगा, क्या भूलूं का याद करूं, ठीक है। उसमें अमोढ़ा गांव का वर्णन है, अमोढ़ा के कौन से, बाबूपट्टी, ठीक। बच्चन कैथी लिपि को कायस्थों की लिपि कहते हैं। किसको, कैथी लिपि को, किसको, कायस्थों की। अकबर प्रदत्त हुक्के का दृष्टांत लेते हैं।
ठीक है, एक दृष्टांत आता है, एक कि हुक्के का जिक्र आता है और वो किसके द्वारा प्रदत्त है, अकबर के द्वारा। किंतु साथ ही यह भी जिक्र आता है कि वो अकबर के समय का अगर मान लेते हैं कि दिया भी गया हो तो क्या वो उसी प्रकार रह पाएगा, सारी चीज़ें तो बदलती रहेंगी ना। उसमें कुछ ख़राब हो गया, मान लेते हैं ये कोई इंस्ट्रूमेंट है, ये चीज़ें ख़राब हो गई तो इसको बदल दिया, ये चीज़ें ख़राब हो गई तो इसको बदल दिया, ये ख़राब हो गया, तो इसी प्रकार बदल तो सारी चीज़ें गई हैं, लेकिन दृष्टांत फिर भी किसका है, अकबर का कहा जाता अभी भी। ठीक है। बच्चन के दादाजी ललितपुर जेल में दरोगा थे। बच्चन के दादाजी का क्या नाम है, बच्चन के दादाजी का मैंने नाम बताया ना, भोला नाथ। ठीक है, बच्चन के दादाजी का नाम है। कहाँ थे, ललितपुर में जेल दरोगा थे। वहीं बच्चन के पिताजी का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था बच्चन के पिताजी का जन्म, ललितपुर में हुआ था। ठीक है। बच्चन 44 वर्ष की उम्र में पीएचडी करने के लिए कैम्ब्रिज गए थे। मैं बता चुकी हूँ कि कैम्ब्रिज से उन्होंने अपनी पीएचडी की है। और किस उनकी उम्र क्या थी उस वक्त, ध्यान रख लीजिएगा, 44 वर्ष। पूछा जा सकता है, जिस प्रकार पैटर्न बदल रहा है इससे पूछा जा सकता है। तो उम्र क्या थी उनकी 44 वर्ष। बच्चन ने पायनियर अखबार में बतौर गश्ती एजेंट का भी काम किया था। जैसे कि मैंने बताया कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, तो बहुत जगह उन्होंने चांद में भी काम किया था, पायनियर में भी काम किया था। आगे हम पढ़ेंगे तो देखेंगे किस प्रकार चांद में कार्य तो करते हैं, किंतु उनको जो कि उनके 25 रुपये होते हैं वो उनको दिया नहीं जाता है। ठीक है, चांद के जो संपादक रहते हैं वो देते नहीं हैं। और साथ ही उनकी जो रचनाएं थीं, उनकी जो रचनाओं को दूसरे के नाम से प्रकाशित करवा देते हैं। ठीक है, ये ध्यान रख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चन छठी संतान थे, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। बच्चन अपने माता पिता के कितने नंबर के संतान से, छठी नंबर के संतान हैं हरिवंश राय बच्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रख लीजिएगा। बच्चन को लक्ष्मीनिया चमारिन के हाथों बेचा गया था। कितने पैसे में, 5 पैसे में, जिसको वो क्या कहते थे, चम्मा कहते थे। ठीक है, उस चमारिन का क्या नाम था, लक्ष्मीनिया। और कितने में बेचे थे उन्होंने, 5 पैसे में बेचा गया था। मैं पहले ही ये सारी चीज़ें बता चुकी हूँ। बच्चन का बचपन मोहल्ला चक में बीता। ठीक है, मोहल्ला चक वाला घर सड़क में आ जाने पर वे कटघरे में बस गए। क्या होता है कि सड़क में आ जाता है तो उन घर को क्या करना पड़ता है, अब गिराना पड़ता है। ठीक है, बच्चन का पहला विवाह श्यामा से हुआ था। जैसा कि मैं बहुत देर से आप लोगों को बता भी रही हूँ, श्यामा उनकी पहली पत्नी है, क्षय रोग से पीड़ित होती है, आगे चल के उसका निधन भी हो जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है। बच्चन श्यामा को जॉय और श्यामा बच्चन को सफरिंग कहकर पुकारती थी। बच्चन श्यामा को क्या कहते थे, बच्चन जो हैं वो श्यामा को किस नाम से, जॉय नाम से पुकारते थे। ठीक है, और श्यामा क्या कहती थी, श्यामा जो है वो सफरिंग, ठीक है, सफरिंग कहकर बुलाती थी, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, जब मृत्युशैया पर होती है तो वो सफरिंग कहती हैं, लेकिन वहाँ लोगों को समझ में नहीं आता है, केवल लेखक को छोड़कर, कि वो किसे बुला रही है, हरिवंश राय बच्चन को बुला रही है। और उसने क्या नाम रखा था, सफरिंग। दोनों नाम ध्यान रख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चन गांधी की राजनीति को प्रतीकात्मक कविता कहते हैं। बच्चन गांधी की राजनीति को क्या कहते हैं, प्रतीकात्मक कविता कहते हैं। यहाँ पे एक और कहानी सुन लीजिए कि जब वो अपना कविता पाठ आदि करते थे बच्चन, तो गांधी वहीं आए हुए थे। ठीक है, जहाँ कविता पाठ करने वाले थे हरिवंश राय बच्चन। और कविता पाठ किसका, मधुशाला का। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है, ध्यान से सुनेंगे। मधुशाला का प्रसंग, मधुशाला का वो क्या करने वाले थे,
एक तरह से क्या कहूँगी उसको, उसका पाठन करने वाले थे। ठीक, तो आके कुछ लोगों ने गांधी जी का कान भर दिया कि क्या जो बच्चन है वो क्या करते हैं, मधुशाला पर कविता लिखते हैं, मदिरा पर कविता लिखते हैं। ठीक है, तो गांधी ने हरिवंश राय बच्चन को बुलाया तो डरते डरते गए थे, क्योंकि अगर गांधी कह देते कि तुमको नहीं लिखना है उस पर कविता, मदिरा पर कविता नहीं लिखना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि नहीं लिखना पड़ता। जब वो कहते हैं कि क्या तुम, गांधी जब कहते हैं कि मदिरा पर कविता लिखते हो, कुछ पंक्तियाँ सुनाओ, तो वो पंक्तियाँ सुनाते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा लिखते तो वो मदिरा पर ही थे ना, लेकिन वो पंक्तियाँ सुनाते हैं जिसमें प्रतीक के रूप में भी लिया जा सकता है। जिसमें सुन लीजिए कौन सी पंक्ति है। मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है भोला भाला, अलग अलग पथ बतलावे सब पर मैं यह बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चल पा जाएगा मधुशाला। इसमें प्रतीकात्मक हम क्या ले सकते हैं कि अपना एक लक्ष्य निर्धारित करिए, अपना एक टारगेट बनाइए और उसी को फॉलो करते रहिए, उसी पर अड़े रहिए, तो क्या हो जाएगा, आपको प्राप्त हो जाएगा आपका लक्ष्य। जिस प्रकार अभी आप लोग का लक्ष्य क्या है, जेआरएफ प्राप्त करना है। आप लोग दृढ़ता के साथ अगर प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि मुझे जेआरएफ निकालना है, और बहुत जैसे मैं पढ़ा रही हूँ बारीक चीज़ों से, आप लोग अगर सारी चीज़ें देखते हैं, पढ़ते हैं, तो जेआरएफ आप लोग का निकल ही जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार उन्होंने सुना दिया। और दूसरा उन्होंने सुनाया, हिंदू और मुसलमान हैं दो, एक मगर है उनका प्याला, एक मगर उनका मदिरालय, एक मगर उनका हाला, दोनों रहते एक नजब तक मंदिर मस्जिद में जाते, बैर बढ़ाते मंदिर मस्जिद मेल कराती मधुशाला। ये पंक्तियाँ उन्होंने गांधी जी के सामने पढ़ी थी। ठीक है, और एक तरह से कहूँ मैं बच गए थे ये पंक्तियाँ पढ़ के, नहीं तो वो रोक भी सकते थे कि मत पढ़ो, मत करो, ये क्या तुम मदिरा पर लिख रहे हो। और बच्चन को ये जो प्रसिद्धि मिली किससे, मधुशाला से ही तो मिली। और इसके साथ ही उनका क्या हो गया था, बहुत लोग उनका विरोध भी किए थे, है ना, जिसमें सबसे प्रमुखता से विरोध हम माटी की मूर्ति पढ़ चुके हैं। माटी की मूर्ति के लेखक कौन है, रामवृक्ष बेनीपुरी। उन्होंने कहा था कि आ जाओगे बिहार तो तुमको क्या कर देंगे, गोली मार देंगे, है ना। तो उनका बहुत विरोध भी किया गया था इस रचना को लेकर। बच्चन अपनी कविता को जनवादी कहते हैं। क्या कहते हैं अपनी कविता को, जनवादी। बारीक बारीक चीज़ें हैं, इसी से प्रश्न बन जाता है, अगर आप लोग नहीं पढ़े रहेंगे तो गलत होने की संभावना रहती है। कविता को क्या कहते हैं, जनवादी। ठीक है, अब इसकी अंतर्वस्तु जान लीजिए। अंतर्वस्तु में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों का संकलन किया गया है आप लोगों के लिए। कृति को महत्वपूर्ण बनाने में विषय वस्तु की विशेष भूमिका होती है। ठीक है, कृति को विशेष महत्व कब प्रदान होता है, जब उसकी विषय वस्तु अच्छी है। ठीक है, एक तरह से यह रचना में व्यक्त जीवन और लेखक के अनुभव तथा उसकी दृष्टि की वास्तविकता और व्यापकता का प्रमाण भी प्रस्तुत करती है। बहुत ठीक बात है, सटीक बात है। ठीक है, जो भी रचना जितनी प्रसिद्धि प्राप्त करती है उसमें लेखक का क्या होता है, व्यापक दृष्टिकोण होता है ना, लेखक का अनुभव होता है अपना। आत्मकथा में यह विषय वस्तु लेखक की निजी जिंदगी और अनुभव पर आकर केंद्रित हो जाती है, पर उसका गहरा संबंध उसके चरित्र के विकास से संबंधित स्थितियों और घटनाओं से होता है। आगे, क्या भूलूं के याद करूं के आरंभ में बच्चन ने प्रसिद्ध फ्रांसीसी लेखक मानतेन, बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट स्लाइड है, ध्यान रख लीजिएगा। एक मानतेन आते हैं, मानतेन लेखक हैं, और किस भाषा के लेखक हैं, फ्रांसीसी भाषा के लेखक हैं। ठीक है, उनके प्रसिद्ध पंक्तियों का उल्लेख करते हैं। मानतेन क्या लिखते हैं, मैं स्वयं अपनी पुस्तक का विषय हूँ, मैं अपने गुण दोष जग जीवन के सम्मुख रखने जा रहा हूँ, पर ऐसी स्वाभाविक शैली में जो लोकशील से मर्यादित हो। बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर ये पूछ लिया जाता है कि ये पंक्ति जो है
कि मैं अपने को ही क्या करना चाह रहा हूँ, अपने को ही पुस्तक का विषय बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, और बहुत ही स्वाभाविक शैली में और साथ ही लोकशील मर्यादा के साथ। ठीक, तो ये कहाँ से लिया गया है, किस रचना से लिया गया है? क्या भूलूं क्या याद करूं। अगर उससे भी बारीक बनाना हो तो पूछ लेगा कि ये किसका कथन है। ठीक है, तो ये मानतेन का कथन है। और मानतेन कौन है? ये फ्रांसीसी लेखक हैं। ठीक है, आई होप की चीज़ें समझ आ रही होंगी आप लोग को। क्लास कैसा लगता है आप लोग कमेंट में बता दिया करिए प्लीज़। स्पष्टतः मानतेन की इन पंक्तियों के माध्यम से बच्चन ने अपनी पुस्तकों की विषय वस्तु को जाहिर कर दिया है। अपनी पुस्तकों की विषय वस्तु को जाहिर करने से क्या मतलब है? इससे मतलब है जिस प्रकार मानतेन क्या कहते हैं कि मैं अपनी पुस्तक का विषय स्वयं हूँ। ठीक है, और अपने जो जीवन में जो भी घटनाएं हैं उसको मैं क्या कर रहा हूँ, बहुत स्वाभाविक ढंग से लोकशील मर्यादा के साथ क्या रख रहा हूँ, आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ। ठीक, पर इस प्रथम भाग में वे अपने संपूर्ण जीवन की चर्चा ना करके केवल किसकी चर्चा करते हैं? मैं बार बार ध्यान आप लोग का केंद्रित करती हूँ, कायस्थ जाति पर, परिवार की जो परंपराएं रही हैं उस पर, उनके जन्म पर, शिक्षा पर, जीवन संघर्ष को लेकर अपनी प्रथम पत्नी श्यामा की मृत्यु तक की घटनाओं का चित्रण करते हैं। ये बता दिया गया है। बाद का जीवन उन्होंने आत्मकथा के अन्य भागों में विभक्त किया है, और अन्य आत्मकथाओं का विषय क्या है वह भी मैं बता चुकी हूँ। पर हमारे लिए यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि अपने जीवन की इन कथा में लेखक की रचना की अंतर्वस्तु का प्रयोजन। ही स्लाइड महत्वपूर्ण नहीं है, आगे चलते हैं। भारतीय समाज में जाति की भूमिका के नकारात्मक पहलू को लेखक ने कई प्रसंगों में उजागर किया है। बहुत आरंभ में क्या करते हैं, वो कायस्थ जाति के उदय आदि के संबंध में, उसकी उत्पत्ति के संबंध में चर्चा करते हैं। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। उसके नकारात्मक पहलू क्या क्या हैं उस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, इसी में से एक घटना पठित अंश में भी है, और ये घटना क्या है? कायस्थ विधवा स्त्री जिसे अपने जीवन यापन के लिए विजातीय व्यक्ति से संबंध जोड़ना पड़ा, उसे अपनी बेटी के विवाह पर कायस्थों का बहिष्कार भी झेलना पड़ा। लेकिन बच्चन और उनके प्रगतिशील युवक, ये क्या प्रसंग है मैं बता देती हूँ। ये जो प्रसंग है इसमें एक कायस्थ जाति की लड़की का विवाह किसी अन्य विजाति से हो जाता है। ठीक है, अन्य जाति के लोग से। तो कायस्थ जाति क्या करते हैं, पूरी जो जाति होती है कायस्थों की वो उनका बहिष्कार करती है। ठीक है, किंतु लेखक क्या करते हैं, लेखक उसके विवाह में जाते हैं, खा पी करके आते हैं। ठीक है, इससे उनको अपने घर का विरोध तो झेलना ही पड़ता है, साथ ही बाहर वाले का विरोध झेलना पड़ता है। ठीक, और साथ ही सभी कायस्थ जाति मिलकर इनके घर का बहिष्कार करने लगते हैं। ठीक है, क्या भूलूं कि याद करूं में लेखक ने अपने जन्म और परिवार से जुड़े उन प्रसंगों घटनाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है जो उनके व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति के विकास और उसके सृजनात्मक व्यक्तित्व के निर्माण के लिए किस प्रकार परिवार और उसकी परंपराएं सार्थक भूमिका निभाती है, इसे विवेच्य आत्मकथा में पढ़कर समझा जा सकता है। आगे चलते हैं। वास्तव में प्रत्येक परिवार की कुछ निजी विशेषताएं और परंपराएं होती हैं जिसका गहरा असर आने वाली संतानों पर पड़ता है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो बच्चन के रचनात्मक व्यक्तित्व के निर्माण, विकास और समाजीकरण में उनके परिवार की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण में कौन महत्वपूर्ण होता है, उसका परिवार महत्वपूर्ण होता है। ठीक उसी प्रकार बच्चन के व्यक्तित्व के निर्माण में कौन महत्वपूर्ण रहा है, उनका परिवार। खासकर परिवार के सदस्यों का व्यक्तित्व, जीवन शैली और धार्मिक मान्यताओं तथा परंपराओं का गहरा असर उसके बाल मन पर पड़ता है और इसी अवस्था में उसकी मानसिकता का निर्माण होता है। क्या भूलूं कि याद करूं को पढ़ते हुए बच्चन के व्यक्तित्व निर्माण में
परिवार की इस भूमिका के महत्व को स्पष्ट देखा जा सकता है। कई बार तो लगता है कि रचनात्मक व्यक्तित्व में भी समाज और राष्ट्र से अधिक समाज और राष्ट्र से अधिक किसका दिखता है? उन परिवार की, उनकी परंपराओं का प्रभाव अधिक दिखता है। ठीक है। यद्यपि इनमें मित्र भी निर्णायक भूमिका में आते हैं, पर परिवार उसे व्यवस्थित करता है और आगे चलकर उसे बढ़ाने की प्रेरणा और संबल देता है। ठीक है। बच्चन के जीवन में शिक्षकों और जो शिक्षा संस्थाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिसका उल्लेख हम कर चुके हैं, जिसमें बचपन के जो अध्यापक होते हैं वो क्या करते हैं, विश्वनाथ करके होते हैं एक शिक्षक, जो कि उनको निःशुल्क, जब उनके पारिवारिक आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है तो उनको क्या करते हैं, मुफ्त में निःशुल्क रूप में पढ़ा देते हैं। ठीक है। आगे देखिए, हरिवंश राय बच्चन की इस आत्मकथा में संघर्ष का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष प्रस्तुत हुआ है। इसमें क्या प्रस्तुत हुआ है? विशेष रूप से संघर्ष, उन्होंने जो संघर्ष किया है। ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि जब उन्होंने अपना एडमिशन करवा लिया इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, तो वो आने जाने का भी आते जाते थे पैदल, और साथ ही 4 घंटा सोते थे। ये ध्यान रखिएगा कि अगर कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति बन रहा है ना, प्रसिद्ध व्यक्ति है, तो उसके पीछे बहुत ही उसने संघर्ष किया हुआ है। ठीक है। इस पर एक बहुत प्रसिद्ध शेर है, ये फूल मुझे विरासत में मिले होंगे, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। ठीक उसी प्रकार अगर कोई प्रसिद्ध है तो उसके पीछे उसने कितना संघर्ष किया है, यह उसी को पता होता है। ठीक है। तो कॉलेज जाते थे तो बहुत दूर, 4 घंटे की नींद, साथ में ट्यूशन भी पढ़ाते थे। ठीक है। तो श्यामा के जो पिता होते हैं वो लेखक को क्या देते हैं? साइकिल खरीद देते हैं। ठीक है। तो ये उनके लिए सोने पे सुहागा हो जाता है, उससे आना जाना करते हैं उसके बाद। ठीक है। इसके साथ ही इसमें किस प्रकार उनकी सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक विसंगतियां भी इस नाटक में चित्रित हैं, जिससे जूझता है, फिर मुक्त होकर आगे बढ़ता है। कौन? लेखक। ठीक है। इसमें उसके परिवार की वे सारी घटनाएं और परंपराएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, उसे नैतिक रूप से मजबूत करती है। ये जो भी मनुष्य के जीवन में जो भी कठिनाइयाँ आती है, वो क्यों आती है? उसको मजबूती प्रदान होती है ना, उससे वो मजबूत होता है। ठीक है। हम आपके जीवन में जो भी घटनाएं घटित होती हैं, उससे व्यक्तित्व का, जो हमारा व्यक्तित्व है, वो उसे क्या प्रदान होता है? मजबूती ही प्रदान होती है। ठीक है। और साथ ही विपरीत परिस्थितियों में से सही कार्य करने की प्रेरणा देता है। ठीक है। खासकर पढ़ाई और उसके बाद पत्नी की बीमारी के दौर में किया गया उसका आर्थिक संघर्ष अत्यंत दारुण्य है। अब ये भी एक ध्यान रख लीजिए कि एक प्रसंग आता है। ठीक है। जब मैंने बताया कि लेखक जो है वो स्वयं भी बीमार पड़ते हैं। ठीक है। श्यामा तो बीमार होती ही हैं, किस रोग से? क्षय रोग से। ठीक है। लेकिन उसके बाद स्वयं हरिवंश राय बच्चन भी बीमार हो जाते हैं। ठीक है। और जाकर वो कहते हैं कि जब वो जिस डॉक्टर से दिखवाते हैं, तो डॉक्टर को कह देते हैं हरिवंश राय बच्चन कि अब मैं आपकी फीस नहीं दे पा रहा हूँ। ठीक है। तो डॉक्टर सहानुभूति जताने के जगह क्या बोलता है? जाओ मरो। ठीक है। इस प्रकार के शब्द का प्रयोग करता है। कौन? डॉक्टर। ठीक है। तो वो क्या चुपचाप चले आते हैं फिर। ठीक है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार का संघर्ष रहा है। सुबह शाम ट्यूशन से लेकर वह चांद पत्रिका में नौकरी के लिए महीनों भर बाद दिन तनख्वाह दिए बिना क्या होता है? बाहर निकाल दिया जाता है। किससे? चांद पत्रिका से। सुबह शाम 4 घंटे की नींद लेते हैं, पढ़ने जाते हैं, पढ़ाने जाते हैं। ठीक है। और साथ में चांद पत्रिका में जब वो नौकरी करते हैं तो उनको बिना तनख्वाह दिए ही क्या कर दिया जाता है? उनको निकाल दिया जाता है। और न केवल उनको तनख्वाह दिए निकाल दिया जाता है, उन्होंने जो भी
अपनी उन्होंने साथ ही बहुत सी रचनाएं भेज दी थी, आधे दर्जन उन्होंने करीब उसमें लेख भेजे थे। वो सारे जो लेख हैं वो किसी अन्य के नाम से प्रकाशित होते हैं, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा कि चांद के उस समय कौन संपादक होते हैं, उस समय चांद के संपादक जो होते हैं वो रामरख सिंह सहगल होते हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। चांद पत्रिका का संपादन का कार्य महादेवी वर्मा ने भी किया है, ध्यान रख लेंगे, लेकिन एक ही संपादन कार्य तो नहीं करते हैं। जब ये नौकरी करते थे बच्चन, तो उस समय कौन संपादक थे, रामरख सिंह सहगल, ठीक है। स्कूली अध्यापकीय में भी अव्यवस्था की बेईमानी का शिकार होते हैं और 25 रुपये की जगह 65 रुपये का हस्ताक्षर किया जाता है। अब ये ध्यान रखेंगे, जब स्कूल में ये नियुक्त होते हैं शिक्षक के पद पर, तो कितने रुपए का, 65 रुपये पर हस्ताक्षर करवाया जाता है, किंतु दिया कितने रुपए जाता है, 25 रुपये, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तत्कालीन शिक्षा संस्थानों में इस प्रकार भ्रष्टाचार किस तरह शैक्षिक माहौल और शिक्षकों को शिक्षण के प्रति उदासीन बनाने में सक्रिय भूमिका निभाता है, इसका अंदाजा इस प्रसंग से लगाया जा सकता है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें अगर किसी के साथ होंगी, अगर शिक्षक को उसकी तनख्वाह ही नहीं दी जाएगी तो वह पढ़ाएगा ही नहीं, है ना। तो वो क्या होगा, शिक्षक क्या होंगे, शिक्षण के प्रति उदासीन ही होंगे ना। और ये जो कार्य किया जाता था 65 की जगह 25 रुपये देना, वो किस नाम पे किया जाता था, देशभक्ति के नाम पर किया जाता था। बल्कि देशभक्ति का नाम दिया गया था, किंतु था क्या, ये भ्रष्टाचार को क्या नाम दे दिया गया था, देशभक्ति का, ठीक। आगे चलते हैं। लेखक ने अपने लेखन के आरंभिक प्रयासों का भी मार्मिक विवरण प्रस्तुत किया है। अपनी पहली पुस्तक का प्रकाशन उसके लिए कितना आह्लादकारी था। जब इनकी पहली पुस्तक जो प्रकाशित होती है, तो किसी भी लेखक के लिए उसकी पहली रचना जो है उसका प्रकाशन होना आरंभ में बहुत ही सुखद होता है, आह्लादकारी होता है, ठीक है। और एक ध्यान रख लीजिएगा कि इनका पहला संग्रह अगर पूछ लिया जाता है, इनका पहला संग्रह किस नाम से प्रकाशित हुआ है, तो इनका जो पहला संग्रह है वो 13 हार नाम से प्रकाशित हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और इस पुस्तक को खरीदने वाले लेखक कौन थे, तो राम गोपाल सिवली, ठीक है। और इनका जो पहला संग्रह होता है वो किस नाम से प्रकाशित होता है, 13 हार। इसको खरीदता कौन है, इस पुस्तक को खरीदने वाले होते हैं राम गोपाल सिवली, ठीक है। यहाँ बच्चन ने कहानीकार और कवि में से चुनने का प्रसंग भी वर्णित किया है। इसमें एक और जिक्र आता है कि वो कहानीकार बने या कवि, ये भी प्रसंग का वर्णन इस यहाँ पर आत्मकथा में किया गया है। इस संदर्भ में बच्चन का कथन दृष्टव्य है, बहुत महत्वपूर्ण कथन है। जीवन की ऐसी आकस्मिक घटना ही वास्तव में जीवन को दिशा देती है और जिसे हम नियति का गंभीर सा नाम देते हैं। किस रचना से लिया गया है, क्या भूलों की याद करूं से लिया गया है, ठीक है। जीवन की आकस्मिक घटनाएं ही क्या करती हैं, जीवन को दिशा देती है, जिसे हम क्या नाम देते हैं, नियति, ठीक। शायद वह बहुत नगण्य सी लगने वाली घटनाओं में सबसे बड़ा लक्ष्य प्राप्त करता रही है। यद्यपि सन 1929 में सुषमा निकुंज प्रकाशन द्वारा खुद मधुशाला के प्रकाशन के बाद घर की आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार होने लगता है। किसके बाद, मधुशाला के प्रकाशन के बाद, ठीक है। कहाँ से प्रकाशित हुई थी, 1933 में सुषमा निकुंज प्रकाशन द्वारा, ठीक है। क्या प्रकाशित हुई थी, मधुशाला। इससे क्या होती है, उनके घर की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगती है। पर उन दिनों के आर्थिक संघर्ष की भयानकता का अंदाज निम्नलिखित पंक्तियों में लगाया जा सकता है। कौन से पंक्तियों में, रात को खाना बनाने के बाद
पढ़ने जाता और 11 बजे रात के करीब लौटता कि कीटगंज के मुट्ठीगंज तक की सुनसान सड़कों पर खच्चर खच्चर साइकिल चलाता, जाड़ों में ठिठुरता। उन दिनों की अपनी मेहनत मशक्क़त, अपने मन के तनाव, दिमाग के खिंचाव की याद करता हूँ तो कोई दैत्य ही रहा हूँ, यह सब झेलता ठेलता होगा। अब ये क्या है, उनकी उस समय की स्थिति का वर्णन वो करते हैं कि किस प्रकार वो खाना बनाने के बाद क्या करते थे, पढ़ाने जाते थे, ठीक है, और फिर ठंडियों के दिन में साइकिल चलाते हुए फिर वो आते थे, ठीक है। तो सोचते हैं तो क्या कहते हैं, ये क्या है, उनका संघर्ष ही रहा है ना। बच्चन की आत्मकथा में संघर्ष का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष है देश का ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्ति की आकांक्षा और इसके लिए व्यक्तिगत तथा रचनात्मक स्तर पर किया गया प्रयास। इसमें एक प्रसंग आता है कि जब गांधी जी आते हैं तो उस समय वो बच्चन की कुछ पंक्तियों को क्या करते हैं, सुनाते हैं, ठीक है, कि पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार रहती हैं कि सर जाए तो जाए पर हिंद आज़ादी पाए। लिख देती हूँ मैं, सर जाए तो जाए पर हिंद आज़ादी पाए, ठीक है। ये उस दिन जुलूस होता है, तो जुलूस में क्या होता है, राष्ट्रगीत होता है, तो ये प्रसिद्ध गीत गाया जाता है, ठीक है, और महात्मा गांधी की उपस्थिति में गाया जाता है। और श्याम कुमारी नेहरू श्याम कुमारी नेहरू जो हैं वो हजारों लोगों के साथ गाती हैं इसको, ठीक है। उस समय तक किसी को नहीं पता था कि इसको लिखने का कार्य किसने किया है। इसको लिखने का कार्य करने वाले हरिवंश राय बच्चन हैं। वो क्या लिखते हैं, सर जाए तो जाए पर हिंद आज़ादी पाए। हजारों लोगों की उपस्थिति में ये गीत का गायन होता है, ठीक। इस कृति में तत्कालीन भारत की जिस राजनीतिक गतिविधियों का संकेत का भी चित्रण मिलता है, उसमें भारतीयों पर अंग्रेज के अत्याचार, गद्दर में बाबा भोलानाथ के घायल होने की चर्चा, गांधी और उनके राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन, क्रांतिकारियों के साथ सहयोग, प्रथम विश्व युद्ध का उल्लेख, बाल गंगाधर तिलक की चर्चा आदि सब, ये सारी चीज़ें उनकी आत्मकथाओं में उल्लेखित हैं, ठीक है। देश के राजनीतिक परिवेश में हो रहे इन संघर्षों से लेखक किसी न किसी रूप में अपने आप को जोड़ता है और मानता है कि इनमें सक्रिय हिस्से न निभाने के बावजूद भी उसकी उपस्थिति किसी न किसी रूप में महत्वपूर्ण रही है। गांधी जी की उपस्थिति में स्वरचित गीत सर जाए तो जाए पर हिंद आज़ादी पाए बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रख लीजिएगा। हजारों लोगों की उपस्थिति में किसने गाया था, श्याम कुमारी नेहरू द्वारा गाया गया था, हजारों की भीड़ में, ठीक है। स्वाधीनता आंदोलन का हिस्सा है। गांधी जी के प्रभाव में आकर स्वाधीनता आंदोलन में अपनी भागीदारी की चर्चा करते हुए आत्मकथा में लिखा है, मैं आंदोलन में सक्रिय भाग लेने की स्थिति में ना था। जुलूसों में नारे लगाता, क्या क्या कार्य करते थे, सक्रिय भूमिका तो नहीं निभा पाते थे, किंतु क्या करते थे, जुलूसों में नारे लगाता, सभाओं में शामिल होता, घर में चरखा चलाता और जमुना पार गाँवों में जाकर व्याख्यान देता। सक्रिय तो नहीं थे, किंतु ऐसा भी नहीं था कि वो पूर्णतः इससे निरस्त थे, ठीक है। क्या क्या कार्य करते थे, जुलूसों में नारे लगाते थे, सभाओं में शामिल होते थे, घर में चरखा चलाते थे, जमुना पार गाँव में जाकर क्या देते थे, व्याख्यान देते थे। कुछ रचनात्मक कार्य करने में भी मैंने सोचा हम खद्दर का प्रचार करेंगे। इस प्रकार श्री कृष्ण कौन, जो क्रांतिकारी कवि हैं, लेखक थे,
और उनके सहयोगी तथा अन्य क्रांतिकारियों में सुखदेव राज, चंद्रशेखर आज़ाद, दुर्गा भाभी, प्रकाशवती पाल आदि लेखक के द्वारा अपने घर में आश्रय देने के राजनीतिक संघर्ष का भी एक हिस्सा आता है। ये लोग जो क्रांतिकारी लेखक है वो कहाँ आश्रय पाते हैं? लेखक के घर पर। ठीक है। तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक संघर्ष के ये कुछ चित्र जिनका मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया गया है। किसी भी मनुष्य के संघर्ष और निर्माण के कुछ लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्या भूलूं कि याद करूं मैं आत्मकथा में परिवार के अलावा अनेक ऐसे लोगों का उल्लेख और वर्णन किया गया है उनके संघर्ष और निर्माण के विकास के साथी और सहयोगी रहे हैं। इन व्यक्तियों में एक तरफ तो उनके मित्र, अध्यापक और रचनाकार साथी रहे हैं, दूसरी तरफ ऐसे व्यक्ति भी रहे हैं जिनका नकारात्मक और सकारात्मक व्यवहार के कारण लेखक को अपने जीवन की दिशा तय करने में क्या मिली है? मदद मिली है। इसमें एक डॉक्टर का मैंने बताया कि जब वो कहते हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो वो क्या कहते हैं कि जाओ मरो। तो ये इससे क्या होता है? लेखक जो है इससे क्या होगा? उनको प्रेरणा ही प्राप्त होगी ना। और डॉक्टर का क्या नाम होता है? डॉक्टर बी के मुखर्जी। ठीक है। जब वो डॉक्टर साहब के पास जाते हैं और कहते हैं कि आपका इलाज बहुत महंगा है और आपके इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो वो अपने मुफट स्वभाव, जो डॉक्टर मुफट स्वभाव का था, तो वो क्या कहता है? पैसे नहीं है तो जाओ मरो। ठीक है। तो इससे लेखक को क्या लगता है कि ये नकारात्मक, कभी कभी जीवन में ऐसा होता है ना कि नकारात्मक लोग आपको क्या करते हैं? आगे बढ़ने की एक तरह से प्रेरणा देते हैं। तो ये शब्द जो है उनके लिए क्या था? जाओ मरो जो शब्द रहा है वो एक तरह से प्रेरणा का ही कार्य किया है उनके जीवन में। ठीक है। यद्यपि श्यामा लेखक की पत्नी है, परंतु इस कृति में वह लेखक के संघर्ष और निर्माण में जिस तरह की भूमिका निभाती है वह कई मायनों में किसी सच्चे मित्र से कम नहीं है। लेखक उसे जॉय कहकर बुलाते और वह उसे सफरिंग, ठीक है, मैं बता चुकी पहले ही। एक मित्र के रूप में उसके योगदान की चर्चा करते हुए वह कहता है कि सबसे अधिक अपने इच्छा बल से उसने मुझे अपने रास्ते पर न ठहरने दिया, न पीछे फिरने दिया। राह पकड़ तू चला चल पा जाएगा मधुशाला। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो उसकी जो मित्र के रूप में जो उनकी जो पत्नी रही है, तो लेखक क्या कहते हैं? उनके मित्र के रूप में उसकी जो योगदान रहा है, उसकी योगदान की चर्चा करते हुए लेखक कह रहे हैं कि सबसे अधिक अपने इच्छा बल से उसने मुझे अपने रास्ते पर न ठहरने दिया, न पीछे फिरने दिया। राह पकड़कर तू चलाचल पा जाएगा मधुशाला। ये जो पंक्तियाँ आ रही है प्रसिद्ध मधुशाला में, ये किसके लिए है? ये जो है उनकी पत्नी के लिए है। ठीक है। पत्नी को वो क्या कहते थे? जॉय कहकर बुलाते थे। ठीक है। और उनका नाम क्या था? उनकी पत्नी का नाम था श्यामा। ठीक है। और ये जो राह पकड़कर तू चला चल पा जाएगा मधुशाला, ये अपनी पत्नी के लिए ही लिखा था उन्होंने। जिस धैर्य और लगन से श्यामा उनके रचनात्मक व्यक्तित्व के निर्माण में मदद करती वह अद्भुत है। विपरीत परिस्थितियों में भी वह धैर्य नहीं खोती और हमेशा लेखक की हिम्मत बढ़ाती थी। क्या भूलूं कि याद करूं में लेखक ने खुलकर भारतीय समाज की स्त्रियों की दशा दिशा के चित्रण के बारे में अपने भावों और विचारों को अभिव्यक्त किया है। इस कृति में अनेक जगह वह परिवार और समाज के प्रतिबंध को तोड़ते हुए विषम परिस्थितियों में स्त्रियों की मदद करता है, चाहे वह चंपा हो या प्रकाश हो। यद्यपि इन स्त्रियों के प्रति लेखक के अंदर एक भावुकता भरा आकर्षण है, पर इससे वह मुक्त भी जल्दी हो जाता है। वह यह भी जानता है कि आर्थिक स्वतंत्रता एक हद तक ही स्त्री समाज को महत्व देता है और पुरुष के दबाव में
और पुरुष दबाव से मुक्त करता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो आज यूरोप में स्त्रियां बहुत अच्छी स्थिति में होती। अब यहाँ एक पंक्ति आती है, जैसा कि चंपा के प्रति तो मैंने बताया, लेकिन जो प्रकाशो होती है, जो आगे चल के यशपाल की पत्नी बनती है, जो कि उनके घर में रहती है कुछ समय के लिए, लेखक जो है उससे भी क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। ठीक है, और यहाँ ध्यान रख लीजिएगा कि वह यह भी जानता है कि आर्थिक स्वतंत्रता एक हद तक ही स्त्री को समाज में महत्व देती है। ठीक है, और पुरुष के दबाव से मुक्त करती है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो यूरोप में स्त्रियां बहुत अच्छी स्थिति में होती। पर यूरोप में भी ऐसा नहीं है। वह कहता है कि वह क्या कहता है, जहाँ आर्थिक स्वतंत्रता संभव हुई है वहाँ इसमें संदेह नहीं, एक दूसरे से दबने की भावना दूर हो गई है, पर यह केवल बाहरी और नकारात्मक पक्ष है। यूरोप में पति पत्नी विच्छेद के कितने ही मामलों में आर्थिक स्वतंत्रता भी कारण बनी है, ये ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, आर्थिक स्वतंत्रता पर ये विचार किसके हैं कि विच्छेद का, यूरोप में भी विच्छेद का कारण क्या रहा है, आर्थिक स्वतंत्रता। ठीक है, जाहिर है लेखक स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए आर्थिक स्वतंत्रता को उतना कारगर नहीं मानते, तो फिर क्या उपाय है, आदर्श प्रेम। लेखक कहता है यद्यपि उसके इस आदर्श प्रेम का तो स्वरूप और आधार है, वह अपने आप को बहुत स्पष्ट नहीं है, वह अपने आप में बहुत स्पष्ट नहीं है। फिर भी वह कहता है नर नारी का वह आकर्षण जो प्रेम का पूर्ण रूप लेता है, एक दूसरे के किसी अभाव की पूर्ति करता है। ये कहाँ से लिया गया, ये पंक्ति क्या भूलों के याद करूँ से लिया गया है। ठीक है, और एक तरह से नर नारी का जो आकर्षण होता है, जो प्रेम का रूप लेता है, वह एक दूसरे के अभाव की पूर्ति है। ठीक, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कोटेशंस हैं, यहीं से प्रश्न बनेगा, ध्यान रख लीजिएगा। दोनों ही अपने अपने अहम को किसी न किसी रूप में पोषित करने और किसी न किसी रूप में मिटाने की आवश्यकता होती है। जो दंपति कभी एक दूसरे के ऊपर उठकर, कभी एक दूसरे के नीचे झुककर इस आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, वे संतुलन संबंध का रहस्य जान लेते हैं। जाहिर है कि एक दूसरे की भावनाओं और आदर करके ही स्त्री पुरुष सार्थक जीवन जी सकता है। एक दूसरे का सम्मान करके ही क्या हो सकता है, आर्थिक, एक दूसरे का सम्मान करके ही जो जीवन है जिया जा सकता है। ठीक है, इनका सबसे सरल माध्यम है प्रेम, जिसकी वकालत इस कृति में बार बार है, और यह प्रेम मित्रता से ही प्राप्त हो सकती है। इसलिए बच्चन बार बार इस कृति में स्त्री के साथ मित्रता का व्यवहार करने पर बल देते हैं, बुजुर्ग और विधवाओं का सम्मान करते हैं। तत्कालीन समय में संयुक्त परिवार तथा गरीबी में भी लोग एक साथ रहने का सुंदर उदाहरण इसमें क्या है, प्रस्तुत होता है, क्योंकि लेखक की इतनी पीढ़ियों के लोग क्या होते हैं, साथ में रहते हैं। अब यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियाँ शुरू हो रही है, इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा गया है। धर्मवीर भारती इसके संबंध में क्या कहते हैं, देख लीजिए। धर्मवीर भारती कहते हैं इस आत्मकथा के संबंध में मेरे कथन, यह हिंदी के 1000 वर्षों के इतिहास में ऐसी पहली घटना है जिसमें अपने बारे में सब कुछ इतनी बेबाक साहस और सद्भावना से कह दिया गया है। ये कौन कहता है, धर्मवीर भारती कह रहे हैं। किसके संबंध में कह रहे हैं, धर्मवीर भारती कह रहे हैं क्या भूलूं क्या याद करूं के संबंध में, कि यह क्या है, इतिहास की पहली घटना वो मान रहे हैं, हजारों वर्ष के इतिहास की पहली घटना मान रहे हैं, जिसमें लेखक ने क्या किया है, अपने जीवन को बेबाक तरीके से प्रस्तुत किया है, साहस के साथ प्रस्तुत किया है। ठीक है, कौन कह रहा है, धर्मवीर भारती। पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का क्या कथन है इस पर। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं
इसमें केवल बच्चन जी का परिवार और उनका व्यक्तित्व ही नहीं उभरा है, बल्कि उनके साथ समूचा काल और क्षेत्र भी अधिक गहरे रंग में उभरा है। इसमें जैसा कि हम पढ़ते आए हैं ऊपर की स्लाइड में, कि इसमें उनकी समय की क्या सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभी परिस्थितियों की झलक हमें मिल जाती है। वही हजारी प्रसाद द्विवेदी कह रहे हैं कि इसमें केवल बच्चन का परिवार और उनका व्यक्तित्व ही नहीं आया है, बल्कि उनके समय का समूचा काल, ठीक है, वो सभी क्या है, समूचा काल और क्षेत्र भी अधिक गहरे रंगों में उभरा है। बहुत महत्वपूर्ण कथन है। किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। किसके संबंध में? क्या भूलने के याद करूं, आत्मकथा के संबंध में। ऐसी अभिव्यक्तियां नई पीढ़ी के लिए पाथेय बन सकती हैं, इसी में उनकी सार्थकता भी है। ये डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन का है। वो क्या कहते हैं, क्या भूलने के याद करूं के संबंध में, कि ऐसी रचनाएं जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए क्या बनेगी, पाथेय बनेगी, मार्गदर्शक बनेगी, ठीक है, और इसी में उसकी सार्थकता है। क्या भूलों के याद करूं के संबंध में किसने कहा है? शिवमंगल सिंह सुमन ने, ठीक है। और नरेंद्र शर्मा क्या कहते हैं? यह हिंदी की आत्मकथा साहित्य की चरम परिणति मानते हैं। आत्मकथा की चरम परिणति मानते हैं नरेंद्र शर्मा। किसे? क्या भूलूं क्या याद करूं को। ये चारों जो भी चारों मैंने बताया, जिसमें पहला धर्मवीर भारती, फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन और नरेंद्र शर्मा, आपको ये चारों जो क्या भूलों के याद करूं के संबंध में बताया गया है, आपको याद करना है। और इस पंक्ति से लेखक आरंभ करते हैं, ठीक है, अपनी रचना को। हमारे छोटे से छोटे अनुभव में मानवता का सारा इतिहास छिपा है। ये कौन कहता है? स्वामी रामतीर्थ। पूछा गया प्रश्न है यूजीसी नेट में। ये चारों प्रश्न आ चुके हैं और ये भी प्रश्न आ चुका है। हमारे छोटे से छोटे अनुभव में मानवता का सारा इतिहास छुपा है। ये किसका कथन है? तो ये किसका कथन है? स्वामी रामतीर्थ का कथन है, जिसको क्या भूलूं के याद करूं में लिया है हरिवंश राय बच्चन में। प्रमुख उदाहरण देख लीजिए। आत्महीनता की भावना से अपने को मुक्त समझ लेने का भी कुछ अर्थ होता ही है। ये जो कोटेशन है किस में आया है? आत्महीनता की भावना से अपने को मुक्त समझ लेना भी, इसका भी कुछ अर्थ होता है। ये ध्यान रख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो है क्या भूलूं के याद करूं में आया हुआ है, ठीक है। जहाँ जनता जातियों के नाम में बटी हो, वहाँ पारस्परिक ईर्ष्या, द्वेष, अपने गुण और दूसरे के दोषों को देखने की प्रवृत्ति बहुत स्वाभाविक है। जहाँ जनता क्या हो, जातियों में बटा हो, वहाँ पारस्परिक ईर्ष्या, द्वेष, ये सारी देखने की प्रवृत्ति क्या होती है? बड़ी स्वाभाविक होती है। एक और यहाँ कहानी सुन लीजिए। इसमें जो लेखक के मोहल्ले में हिंदू मुस्लिम दंगा छिड़ जाता है, ठीक है, तो लेखक के पिता प्रताप नारायण उसे क्या कहते हैं, वहाँ एक तरह से बीच में पढ़ते हैं और कहते हैं कि ये सारी चीज़ें करने का क्या फ़ायदा है, हमें सद्भाव से रहना चाहिए। इसका कुछ प्रभाव वहाँ पड़ता भी है वहाँ के लोगों पर, ठीक है। उसके बाद थोड़े दंगे उस मोहल्ले में कम होते हैं। जातिगत आलोचन प्रत्यालोचन जहाँ पारस्परिक संघर्ष सिद्ध करता है, वहाँ पारस्परिक सहयोग भी सूचित करता है। ध्यान रख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। कहते हैं अकबर की बादशाहत ने किसी अमीर को एक हुक्का भेंट किया। ये मैं जिक्र कर चुकी हूँ, फिर से देख लीजिए। कहते हैं अकबर की बादशाहत में किसी अमीर को एक हुक्का भेंट किया। अमीर के परिवार में बड़ी हिफाजत की जाती थी उसकी। बादशाह सलाम की भेंट थी। किसी समय चिल्लम टूट गई तो उसे बदल दिया, फिर निगाली टूट गई तो उसे निकलवा कर दूसरी लगवा दी। इसी तरह नौचा भी किसी समय बदला गया और फरसी भी किसी समय टूटी तो दूसरी में हुक्का जमा दिया गया। जैसे कि मैंने बताया कि अकबर के समय का है, तो
साधारण सी बात है कि वो हुक्का अब सही होगा नहीं, सारी चीज़ें बदलवा दी गई, फिर भी वो अभी भी किस ज़माने का है, अकबर के ज़माने का है। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें टूट गई, उसके बाद भी चिलम टूट गई, इसकी निगाली टूट गई, नौचा टूट गया, फरसी भी टूट गई, फिर भी इसको बदलवा दिया गया, किंतु फिर भी कहा क्या गया है, अकबर के ज़माने का ही है। पर परिवार में यही प्रसिद्ध रहा कि हुक्का अकबर बादशाह की भेंट है। ठीक है, हालांकि अकबर ने जिस हुक्के को भेंट किया था, अब वह कोई अंश इसमें बाकी न रह गया था, स्थूल वस्तुएं भी नहीं। शायद संस्कृतियां भी इसी परिवर्तन और परंपरा के क्रम में अपनी सनातनता बनाए रहती है। ठीक, मनसा का जिक्र मैं कर चुकी हूँ। छठी पीढ़ी मेरे परिवार और खानदान के चाचाओं की थी। मनसा जो उनके पहले पीढ़ी के व्यक्ति थे। ठीक है, मनसा ध्यान रख लीजिएगा, नाम महत्वपूर्ण है। उनकी छठी पीढ़ी किसकी है, उन लेखक के पिता की। ठीक है, तो लेखक की पीढ़ी कौन सी हुई, बच्चन की पीढ़ी 7वीं हुई, लेखक के पिता की पीढ़ी कौन सी थी, 6वीं। ठीक है, हुक्का गंसी चाचा भी पीते थे, गंसी चाचा ने गणेश। ठीक है, उनको बच्चन क्या कहते थे, गंसी। पर अपने बड़े भाइयों के सामने नहीं। बड़े भाई यह जानते थे और 2-4 कश खींच कर अपना मुंह फेर लेते थे और कोई हुक्का उठाकर गंसी चाचा के पास पहुंचा देता था, जो कहीं पीछे बैठे थे। अब पहले क्या होता था कि भाई क्या होता था, सम्मान करते थे। ठीक, तो अपने बड़े भाइयों के सामने पीते नहीं थे। ये और बात है, अब बाप बेटे भी शराब पीने लग गए हैं एक साथ में बैठकर, है ना। किंतु जो पहले होता था ऐसे कि बड़े भाई के सामने, बड़े भाई का आदर के कारण नहीं पीते थे उनके सामने, किंतु बड़े भाई भी ये जानते थे कि हुक्का पीता है तो क्या कहते थे, वो भी छोड़ देते थे। ठीक है, और कोई उनको दे आता था उठाकर। वे गांव से लड़की मांगते और शहर में खूंटे गाड़कर सप्लाई करते हैं। एक बार की मुझे याद है, उन्होंने एक गाड़ी खूंटे हमारे घर उतरवा दिए। रजक होई गए इतन खूंटे, यानी वे रिजेक्ट हो गए हैं। ठीक है, फौज में किसी खास पैमाइश बनाकर के खूंटे की दरकारी थी और ये कुछ उसमें 19 पड़ते थे, बस रिजेक्ट कर दिए गए और हमारे यहाँ महीनों खूंटे जलाकर खाना बनाया जाता रहा। एक प्रसंग आता है। ठीक है, महत्वपूर्ण नहीं है, आप छोड़ सकते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वे वहीं थे। लौटकर वे हमारे घर आए और उन्होंने एक संध्या को मार्शल्ला उन्होंने वो कह रहे हैं का वे इसी तरह उच्चारण करते थे। जो आंखों देखा रोमांचकारी वर्णन किया था, उसे सुनकर हमारा परिवार स्तब्ध हो गया। किसका, जालियांवाला बाग हत्याकांड का। ठीक है, कब हुआ था, 1919 में। ठीक है, इसके जालियांवाला बाग के हत्याकांड के उपरांत ही रविंद्रनाथ ने क्या किया गया था, जो उन्होंने नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ था वो लौटा देते हैं, है ना। जिसका जिक्र आंखों देखा जिक्र करते हैं, इससे परिवार क्या होता है, स्तब्ध हो जाता है। अंग्रेजी सरकार के अमानुषिक अत्याचार की कथा सुनते सुनते उनकी आंखों में आंसू की धारा बह चली और उनके मुंह पर माता के दाग के सारे गड्ढे भर गए। उसी रात किसी से खाना खाया नहीं गया और रसोई उठा दी गई। किसका जिक्र आ रहा है, जालियांवाला बाग हत्याकांड का जिक्र आ रहा है। ठीक है, अपने परिवार में सबसे अधिक भावुक व्यक्ति मैंने नहीं देखा था, उनसे अधिक। मार्शल लॉ के दिनों का जैसा भीषण वर्णन उन्होंने किया था, उसकी छाया भी मुझे कई वर्षों बाद अधिकाधिक रिपोर्ट के पढ़ने पर ना मिली थी।
उसके कथन में कुछ अतिशयोक्ति भी हो सकती है, पर अतिशयोक्ति करने के लिए बड़ी कल्पना शक्ति चाहिए जो शायद ही उनमें रही हो। अनुभूति की सत्य वस्तुगत सत्य से अधिक सजीव होता है। बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, अनुभूति का सत्य वस्तुगत सत्य से कहीं अधिक सजीव होता है। ये कथन किसमें आया है? ये जो कथन है क्या भूलूं क्या याद करूं में आया है। ठीक है, अनुभूति का सत्य से क्या तात्पर्य है? अनुभूति, अगर आपने किसी चीज का केवल अनुभव किया है, ठीक है, वो क्या होता है? अनुभूति का सत्य जो है वस्तुगत सत्य से कहीं अधिक सजीव होता है। स्त्रियों के आंसू के सामने पुरुष बेबस हो जाता है। कहाँ आया है ये? क्या भूलूं क्या याद करूं में आया है। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है कि स्त्रियों के आंसू के सामने पुरुष बेबस हो जाता है। नारी तो माँ बनने के लिए बनी है, उसके स्वप्नों में कोई इससे अधिक मधुर, कोमल और सबल नहीं है। माँ बनकर ही वह पूर्ण होती है, ना बन सकी तो इस अभाव के लिए वह अपने को धिक्कारती रहती है। ठीक, ये जिक्र आया है उनकी दादी के संबंध में। ठीक है, जीवन में कुछ चीज़ें कोमल तंतु से बंधी रहने पर भी संगठित रहती हैं, पर उन्हें अधिकार का लौह श्रृंखला में बांधने का यत्न किया जाता है तो वे बिखर जाती हैं। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण कथन है, ध्यान रख लीजिएगा। बाबा को अपने कलम कागज के छोटे मोटे खर्च के लिए दादी की काफ़ी खुशामद करनी पड़ती थी। पुरुष के ऐसे काम धंधे को नारी का समर्थन कम ही मिलता है, और जिसे 4 पैसे की आमदनी ना हो, पुरुष भावना पर जी सकता है, नारी नहीं। बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा गया प्रश्न है कि पुरुष भावनाओं पर जी सकता है किंतु नारी नहीं। ठीक है, जिंदगी और औरत उसी आदमी का सिक्का मानती है जो झिकझोर कर फेंक दे। बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, जिंदगी और औरत उसी आदमी का सिक्का मानती है जो झिकझोर कर फेंक दे। ठीक है, कल्पना तभी सजीव और सबल होती है जब उसका आधार यथार्थ हो। यथार्थ बाहरी मात्रा में नहीं, बल्कि जो अनुभूति का अंग बनकर भीतरी बन गया हो। कल्पना तभी सजीव होती है जब उसे क्या प्राप्त हो? जब उसे यथार्थ का संबल प्राप्त हो। ठीक है, वो सजीव हो। और यथार्थ केवल बाहरी यथार्थ नहीं है। ठीक है, उसमें अनुभूति का अंग, वो अनुभूति का अंग बनकर वो क्या हो जाती है? भीतरी बन जाती है। ठीक है, आंतरिक हो जाती है। सत्याग्रह तो शायद निर्बल का हथियार है, समाज दुराग्रह करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण कथन है, सत्याग्रह तो शायद निर्बल का हथियार है। ठीक है, भविष्यवाणी करने में ज्योतिष की शक्ति पर मुझे पूरा विश्वास नहीं। जानता है वह संभवतः उसी दुर्बलता पर आधारित है जो प्रायः सभी मनुष्यों में पाई जाती है। अज्ञात को जानने की जिज्ञासा, वो दुर्बलता क्या है? ज्योतिष पर लोग क्यों विश्वास करते हैं? अज्ञात को जानने की जिज्ञासा, और इस दुर्बलता की अवस्था में मनुष्य निश्चित न जाने पर संभाव्य से कुछ सांत्वना प्राप्त कर लेता है। विश्वास यदि फलदायक है तो विश्वास फलनाशक भी हो सकता है। महत्वपूर्ण कथन है, ध्यान रख लीजिएगा। कहाँ से लिया गया है? क्या भूलूं क्या याद करूं से। ठीक है, साथ ही जाति की श्रृंखला को ऊपर से नीचे तक टूटना नहीं तो ढीली होना होगा। बहुत इम्पॉर्टेंट है। जाति की श्रृंखला को, जो जाति पाती है, उसे क्या होगा? ऊपर से नीचे तक टूटना नहीं तो कम से कम ढीला तो होना ही होगा। जाति जड़, अर्थहीन और हानिकारक रूढ़ियों से निम्न वर्ग के लोग उतने ही जकड़े हैं जितने उच्च वर्ग के लोग। किससे? जाति पाति से।
जब तक कलम है वह लाठी के राज को पूरी तरह कभी स्वीकार नहीं करेगा। कलम का नाम निर्भीकता है, साहस है, विरोध है, विद्रोह है। पर कलम नकारात्मक ही नहीं है, वह सकारात्मक भी है। वह संगीत है, श्रृंगार है, शोभा है, शांति है। वह जीवन का जीवंत है। लाठी तो जड़ता है, जड़ता ना भी हो, असंतुलन है, एकांगिकता है, विकृति है। ठीक है, कलम और लाठी के संबंध में एक तरह से प्रतीकात्मक हम ले सकते हैं। ठीक है, कलम के संबंध में क्या, जो कि पढ़े लिखे के संबंध में हम बात कर सकते हैं, उसमें क्या होती है, निर्भीकता होती है, साहस होता है, विरोध होता है, विद्रोह होता है। ठीक, तो वहीं जो लाठी होती है उसमें क्या होता है, वो असंतुलन, जड़ता है, एकांगिकता है। ठीक है, विकृति है। ठीक, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। जिज्ञासा केवल अशांत रहेगी। नारी स्वभाव से ही अभिनेत्री होती है। ये जो पंक्ति है, श्यामा, मैं पढ़ लेती हूँ पूरी पंक्ति। श्यामा तो बहुत बड़ी अभिनेत्री थी। अस्वस्थ होकर भी वह स्वस्थ रहने का अभिनय कर सकती थी। कष्ट में रहने पर भी प्रसन्न का, पीड़ाग्रस्त होने पर भी मुस्कुराने का। ये प्रसंग उनकी पत्नी श्यामा के संबंध में है, जब वो क्षय रोग से पीड़ित तो होती हैं, किंतु वह किसी को जानकारी ही नहीं देती है। ठीक है, और श्यामा की माँ जो कि क्षय रोग से पीड़ित होती है, जिससे ये रोग किसको लगता है, श्यामा को लगता है। ठीक है, किंतु वो वो बीमार होती, अस्वस्थ होती, फिर भी स्वस्थ रहने का अभिनय करती थी। कष्ट होने पर भी प्रसन्नता का अनुभव करती थी, प्रसन्नता का अभिनय करती थी, और पीड़ाग्रस्त होने पर भी मुस्कुराने का अभिनय करती थी। कौन, श्यामा की बात हो रही है। ठीक है, प्रेम का मूल्य प्रेमी अपने प्राणों से प्रसन्नता से अदा कर सकता है, लेकिन यदि उसे पैसे की शक्ल में मांगा जाए तो वह निश्चय अपने प्रेम का अपमान समझेगा। साधारण सी बात है, खासकर जब पैसा न दे सकने की स्थिति में उसके प्रेम का अवमूल्यन किया जाए। ठीक, तो यहाँ पे हमारा समाप्त होता है। क्या भूलूं क्या याद करूं। जितने भी महत्वपूर्ण बिंदुएं थी उस पर मैंने आप लोग का ध्यान केंद्रित करवाया। मैं आशा करती हूँ आप लोग को ये क्लास अच्छा लगा होगा। कैसा क्लास लगा आप लोग बिल्कुल बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ, इसको साझा भी कीजिए। अपने चैनल देखा, अपने वीडियो देखा, इसके लिए धन्यवाद।